लेकिन आप लोगों ने जो है ध्यान नहीं दिया उस बात को, उस वजह से समस्या खड़ी हुई। चलिए, ध्यान दिए, कितनी बार कह रहे हैं स्क्रीन नहीं दिख रही, नहीं हेलो हेलो आप पढ़ाए जा रहे हैं क्या? आवाज नहीं आपकी आ रही थी, आवाज नहीं आ रही थी और कोई बात नहीं थी। आप बताइए, दिखाई दे रही स्क्रीन है? हाँ दिखाई। चलिए, क्या रिकॉर्डिंग लगी हुई है? हाँ रिकॉर्डिंग चल रही। चलिए ठीक है। चलिए, ये सारी चीजें आपने सर्वनाम के बारे में जान लिया है, बता दिया मैंने आपको पहले ही। वही चीज आपका स्क्रीन पे दिख रहा है, वही चीज आपके स्क्रीन पे यहाँ दिख रहा है। वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। अब आपने इस सर्वनाम के बारे में जाना, मैं आपको सीधे ले चलता हूँ पहले हिंदी में। एक बार मैं आपको हिंदी के रूबरू करा दूं, हिंदी में आपका सर्वनाम कैसे कैसे होता है, उसके बाद मैं आपको जो है अंग्रेजी के सर्वनाम में ले चलूंगा, ताकि आप एक बार हिंदी से एक बार परिचित हो जाए बढ़िया से कि हिंदी में सर्वनाम क्या होता है, कैसे होता है, ताकि आपको समस्या यहाँ पे ना आए। देखिए, सर्वनाम के भेद यहाँ पे हैं। बिल्कुल वही चीज लिखा हुआ है कि पहला आपका पुरुषवाचक है। इसको हम क्या बोल, उसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इसको अंग्रेजी में हम पर्सनल प्रोनाउन कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। आप संस्कृत में, हिंदी में, अंग्रेजी में, तीनों जगह आपको ये चीजें मिलेंगी। पुरुषवाचक संज्ञा जो होती है, पुरुषवाचक सर्वनाम जो होता है आपके हिंदी में, अंग्रेजी में और संस्कृत में, तीनों जगह मिलेगा आपको। मैंने इसके पहले बताया भी आपको है कि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। हिंदी में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यही चीज आपका यहाँ पे है। ये क्या आपको संस्कृत में पता है कि स को, स किस पुरुष में आएगा? स, बताइए भाई। प्रथम प्रथम पुरुष। स शब्द प्रथम पुरुष में आएगा, ठीक। और तुम शब्द, तुम किस में आएगा? मध्यम पुरुष में। अहम किस में आएगा? उत्तम पुरुष में। ये संस्कृत में आपके जो है कि एक वचन, दो वचन और बहुवचन करके बनता है। बिल्कुल बात, बिल्कुल जो संस्कृत में वही बात आपके यहाँ पर भी है, अलग चीज कुछ नहीं है। जो बात आपकी हिंदी में वही चीज आपकी अंग्रेजी में भी है, कुछ अंतर नहीं है, थोड़ा सा चेंजिंग हुई है बस। तो अगर इस बात को आप समझ जाएंगे कि अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत में कोई अंतर नहीं है। पुरुषवाचक सर्वनाम जो आपके हिंदी में है प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, जो आपके हिंदी में है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष, जो आपके अंग्रेजी में है फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो तीनों भाषाओं में समझने में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। लेकिन मात्र अंग्रेजी में पढ़ा के हम चले जाए आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड, आपको लगेगा भाई ये तो अलग लैंग्वेज कोई आ गई यहाँ पे, इसको तो पढ़ने भाई तो इसको हम कभी जानते नहीं कभी हैं। लेकिन अगर आपकी भाषा मजबूत है, अगर आपने तीनों भाषाओं को पढ़ा अगर है आपने तो आपको तीनों भाषाओं में तालमेल बना लेना चाहिए, तभी आपके समझ में बढ़िया से लैंग्वेज आएगी। बात मेरी समझ में आप लोगों को आ रही है? बताइएगा भाई, समझ में ना आए तो हम जो है दूसरा तरीका अपनाएं। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रहे हैं, कोई नहीं बोल रहा है। चलिए, बाकी सबकी आवाज बंद है। अच्छा ये बताइए, अंग्रेजी में आई को हम जो है कौन सा पर्सन कहेंगे? आई को, अंग्रेजी की आई को हम किस पर्सन में रखेंगे? उत्तम पुरुष। फर्स्ट पर्सन। अंग्रेजी में बताइए, अंग्रेजी में बोल रहा हूं मैं, अब अंग्रेजी में बताइए। अब टेल मी द पर्सन इन इंग्लिश, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। आई इज फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन? फर्स्ट पर्सन। वेरी गुड। इन इंग्लिश आई एंड वी इन फर्स्ट पर्सन और फर्स्ट पर्सन, आई और वी क्या आपके हैं? आपके फर्स्ट पर्सन है। सेकंड पर्सन इज यू एंड ही, शी, इट, दे, ऑल इज द थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन आई और वी, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन ही, शी, इट, दे, थर्ड पर्सन आपके हैं। लेकिन हिंदी में अगर मान लो यहाँ से कहते हैं कि वह क्या है, तो कौन सा पर्सन हुआ, तो क्या जवाब देंगे आप लोग? वह कौन सा पर्सन है? हिंदी में अन्य पुरुष है वह। बहुत बढ़िया। थर्ड पर्सन हो जाएगा। थर्ड पर्सन को हिंदी में अन्य पुरुष कहते हैं। बात समझ में आ गई? अन्य पुरुष जी। और अंग्रेजी, संस्कृत में समस्या ये है कि थर्ड पर्सन को अंग्रेजी, थर्ड पर्सन को संस्कृत में, अंग्रेजी के थर्ड पर्सन को संस्कृत में प्रथम पुरुष कहते हैं।
इसको लेकर के आप दिमाग आपका भ्रमित हो जाएगा यहाँ पे। जैसे स को संस्कृत में क्या बोलते हैं, प्रथम पुरुष में रखते हैं, और मैं को जो है वहां पे उत्तम पुरुष में रखते हैं। ये चीज समझने वाले, थोड़ा सा यहाँ पे घालमेल होगा आपका, ये चीज समझने वाली यहाँ पे है। अगर तीनों भाषाओं के बारे में अगर थोड़ा सा भी अगर आपको दिमाग में होगा तो दिमाग घुमा लीजिए अपना बढ़िया से, एक बार चक्कर तीनों भाषाओं को मार लीजिए, तो मुझे उम्मीद करता हूँ कि जो बताया मैंने वो चीज आपके समझ में आ गई होगी। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को लेकर के हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी तीनों भाषाओं में मैंने आपको पुरुष के बारे में बता दिया। तो यही पुरुष आपका है, तीनों लैंग्वेज में आपका यही पुरुषवाचक सर्वनाम आपका यही है, कुछ और नहीं है। दूसरा आ जाइए, देखिए निश्चयवाचक दिया हुआ है। दूसरा आपका दिया क्या है, दूसरा आपका निश्चयवाचक दिया हुआ है यहाँ पे। निश्चयवाचक कुछ और नहीं है, आपके हिंदी में भी निश्चयवाचक सर्वनाम है आपके। निश्चयवाचक का मतलब होता है जो किसी सर्वनाम के होने का आभास कराए, बोध कराए। जैसे मान लीजिए किताब है, वह किताब है, तुम मेरे भाई हो, यही शब्द तो आपके यही हैं, लेकिन किसी वस्तु स्थान को निश्चित करते हैं, किसी वस्तु स्थान के पहले आते हैं। जैसे देखिए यहाँ नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ यह, वह, ये, वो, वे आदि। जैसे यह किताब है, यह शब्द किताब के पहले आया है ना, किताब को निश्चित कर रहा है नहीं, बताओ निश्चित कर रहा है किताब को? यह किताब है, किताब को निश्चित कर रहा है कि नहीं कर रहा है? अगर मैं उंगली दिखा के बोलूं कि यह किताब है, यह मोर है, यह शेर है, वह मेरा भाई है, तो वह जो है शब्द जो है, यह शब्द जो है क्या कर रहा है, किसी संज्ञा सर्वनाम के अर्थ को निश्चित कर रहा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं। इसीलिए इन सभी इन तरह के प्रोनाउन को, सर्वनाम को हम जो है निश्चयवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। इसी को हम जो है क्या बोलते हैं, डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। या डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब एक होता है संकेतवाचक भी होता है, संकेत जो करे कि किसी वस्तु के प्रति जो संकेत करे, यह मेरी किताब है, तो यह शब्द भी आपका जो है आपको उसी में आएगा। तो इस तरह से निश्चयवाचक शब्द आपका यहाँ पे जो है ये भी आपके सर्वनाम में शामिल है। तो इस तरह के जो भी शब्द आपको हिंदी में ही आते हैं, हिंदी में भी इसी का सेम नाम, हिंदी में इसी का सेम नाम जो है निश्चयवाचक, अंग्रेजी में इसी को हम जो है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। हिंदी में पढ़ा आपने है, हिंदी में जो पढ़ा आपने वही चीज आपकी यहाँ पर भी है, इसलिए मैं आपको हिंदी भी उठा के लाया यहाँ पे ताकि हिंदी एक बात समझ लें, तब मैं प्रोनाउन में ले चलूंगा आपको। आगे देखिए यहाँ पे अनिश्चयवाचक है, आपने इसके बारे में पढ़ा वहां पे है, जो किसी वस्तु को अनिश्चित करें, कंफर्म ना करें। कोई आया होगा, कुछ खाया, इस तरह के शब्द जो मिलते हैं जहाँ पे, जैसे कोई, कुछ, किसी, आदि, कोई, किसी को उसने मार दिया, ये सारे शब्द क्या आपके हैं, कोई आ जाए, कुछ आ जाए, किसी के आ जाए, ये सारे शब्द आपके जो होते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं। इसी को इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। इनडेफिनिट का मतलब क्या होता है, आपने एक टेंस पढ़ा होगा, इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। पहला टेंस को क्या बोलते हैं हिंदी में, अनिश्चित वर्तमान काल, अनिश्चित भूतकाल, अनिश्चित भविष्य काल। तो पहला इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, जो अनिश्चित हो। एक डिफिनिट आर्टिकल होता है, एक इंडेफिनिट आर्टिकल होता है। डिफिनिट और इंडेफिनिट, बताओ आर्टिकल डिफिनिट में कौन है, तो बता दे हमको। तो डिफिनिट आर्टिकल में किसको ठीक करेंगे आप? आर्टिकल आपके तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। बताओ इसमें डिफिनिट आर्टिकल कौन है, या इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा इसमें? इसके पहले बताया था मैंने आप लोगों को, अनिश्चित और निश्चित बताया था मैंने कि आर्टिकल में कौन निश्चित होता है, कौन अनिश्चित होता है। देखो हमको यहाँ से कोई बता दे, जो तीन आर्टिकल आपके हैं ए, एन और द, उसमें से इंडेफिनिट आर्टिकल कौन है? क्या बात, कोई जुड़ा नहीं है क्या? लोगों की आवाज नहीं आ रही बिल्कुल? बहुत कठिन पूछ लिया हमने। नहीं, जुड़े हैं सब लोग। बहुत कठिन तो नहीं पूछ लिया हमने। ए, एन क्या है? हाँ बताइए। इंडेफिनिट आर्टिकल। इंडेफिनिट आर्टिकल कौन सा है, ए और एन? ए एन। बिल्कुल सही जवाब आपका है। द आपका डिफिनिट है, द निश्चित आर्टिकल है, और ए एन आपका इंडेफिनिट आर्टिकल, अनिश्चित आर्टिकल है। उसी तरह से यहाँ पर भी आपका है, लेकिन निश्चित और अनिश्चित दोनों चीजें बिल्कुल वही हैं। इंडेफिनिट दिया यहाँ पे है, यहाँ पे जो डिफिनिट होना चाहिए था। डिफिनिट जगह क्या दिया, यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव दिया हुआ है, यहाँ पे डिफिनिट प्रोनाउन होना चाहिए था, यहाँ पे जो है यहाँ पे डिमॉन्स्ट्रेटिव दिया, थोड़ा सा अंतर शब्द में किया है बस, और कुछ नहीं है।
चलिए आ जाइए यहाँ पे, देखिए अगला यहाँ पे संबंधवाचक। संबंधवाचक बिल्कुल आपके अंग्रेजी में भी इसी तरह बिल्कुल सेम हिंदी में आपके है, वहां पर इसको अंग्रेजी में इसको रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव रिलेटिव माने क्या होता है बता दीजिए कोई। लोग कहते हैं रिलेटिव के घर गए हुए हैं, लोग कहते हैं ना, अक्सर जो संबंधी। हिंदी में लोग कहते हैं संबंधी। संबंधी जो आपके होते हैं, संबंध जिससे मेरे 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 रिलेटिव मेरे हैं, ये कौन है, ये मेरे रिलेटिव हैं। कोई शब्द यहाँ पे है, रिलेटिव मतलब क्या होता है, संबंध है, मेरे संबंधी हैं। ये रिलेटिव मतलब होता है जो संबंध कायम करे। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब क्या होता है, संबंधवाचक सर्वनाम जो आपको संबंध बनाए। तो आपके हिंदी में इसका प्रयोग आप, हाँ बताइए। स्क्रीन फिर नहीं दिख रही। भाई सबको नहीं दिखाई पड़ रही, किसी और को, किसी एक को नहीं दिख रही है? नहीं, सबको नहीं दिख रही। सबको नहीं दिख रही है, कोई बता रहे हो? नहीं दिख रहा किसी ने तो नेटवर्क, सब नेटवर्क किसी न किसी के यहाँ गायब है। देखिए अरुण जी, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, आपके मोबाइल में क्या विपिन नाम से दो चीज दिख रहा है, वहां पे दो आइकॉन विपिन नाम से जी हैं? एक पे बिल्कुल गायब नहीं, दिख रहा है, एक ही है। तो हमें लग रहा है कि आपने जो ओनली ऑडियो दबाया हुआ है, ओनली ऑडियो एक बार क्लिक कर दीजिए। दिख गई, हमारे यहाँ दिख रही है। दिख गई, दिख गई। चलिए वही समस्या थी आपकी, ओनली ऑडियो दबाएंगे तो मात्र आपको आवाज मिलेगी, आपको चित्र दिखना नहीं, चित्र नहीं दिखाई पड़ेगा आपको। ऐसा लोग इसलिए बनाया गया है ताकि नेटवर्क कम रहने पर भी आपको जो है कुछ चीजें मिल जाए। आपको मान लो नेटवर्क आपका यहाँ कमजोर है, तो ओनली ऑडियो करेंगे तो आपको जब मात्र आवाज दिखाई पड़ेगी तब आपको समस्या जो है, थोड़ा समस्या आपकी कम हो जाएगी। या मात्र आवाज अगर आएगी थोड़ी समस्या आपकी कम होगी वहां से, तो नेटवर्क प्रॉब्लम थोड़ा सा वहां पे हावी नहीं होगी, तब आवाज केवल जब आएगी तब। जी चलिए जी। बात हम कर रहे थे संबंधवाचक सर्वनाम पर। तो इसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि रिलेटिव का मतलब ही होता है संबंध, वाचक सर्वनाम मतलब संबंध जो बनाए, जो संबंध के बनाए उसी को हम सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। खास करके होता क्या है, करते क्या है, एक सर्वनाम शब्द जो होता है, इसमें से एक शब्द जो होता है दूसरे शब्द से संबंध बनाता है, या एक वाक्य दूसरे वाक्य को जोड़ता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको। इसमें से कुछ शब्द आपको मिलेंगे इस तरह से, जो एक शब्द से या संज्ञा सर्वनाम से दूसरे सर्वनाम संज्ञा सर्वनाम से संबंध बनाते हुए दिखेंगे। जैसे यह वही लड़का है जो कल मुझे बाजार में मिला था। यहाँ पे जो शब्द क्या यहाँ पे है, यह वही लड़का है। एक वाक्य आपका यह है जो कल मुझे बाजार में मिला था। इन दोनों वाक्यों में, इन दोनों शब्दों में संबंध कौन बना रहा है, जो शब्द बनाएगा। जो यह वही लड़का है जिसने मुझे कल मारा था, यह वही लड़का एक वाक्य है, और मारा था दूसरा वाक्य है। इन दोनों में संबंध कौन कायम कर रहा है, जिसने कर रहा है। यहाँ पे देखो जिसने शब्द यहाँ पे है, दिस इज द सेम बॉय दैट बीट मी यस्टरडे। ये वही लड़का इसने कल मुझे मारा था। वहां पे देखिए दैट शब्द इसके लग जाएगा, व्हिच शब्द लगेगा, whom लगेगा, who लगेगा। जो शब्द आपके हिंदी में यहाँ पे जो दिख रहा है, जो की जगह पर वहां पे who लगता है, जिसने की जगह पे हो सकता है आपको which, whom, which जो भी होगा वहां पे प्रयोग करना पड़ेगा। इस तरह के शब्द जो आप जैसे आपके हिंदी में लिखे हैं सेम आपके अंग्रेजी में भी मिलेंगे। जानिएगा कि अगर हिंदी में आपको जो मिल जाए, बीच में जिसने मिल जाए, जैसे मिल जाए, ये शब्द आपके जो होते हैं संबंध बनाते हैं, दूसरे शब्दों में संबंध कायम करते हैं, एक शब्द से दूसरे शब्द को जोड़ने वाला काम करते हैं। इसलिए इसको किसका नाम क्या रखा गया है, इसलिए इसका नाम जो है संबंधवाचक सर्वनाम रखा गया है। अगला देखिए आ गया, आ जाइए यहाँ पे। देखिए आगे लिखा हुआ है प्रश्नवाचक। यहाँ देखिए लिखा हुआ है प्रश्नवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो क्या करें, जो प्रश्न करें, जिनसे प्रश्न का बोध हो, उससे हम क्या बोलते हैं, उससे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी को इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के नाम से भी जानते हैं। इंट्रोगेटिव माने जानते हैं आप लोग हैं, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव का मतलब होता है जो प्रश्न करें। इंट्रोगेटिव वर्ड्स WH जो भी आपके होते हैं, विच, होम, व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सारे शब्द जैसे हिंदी में आपको इसको कब, क्यों, कहाँ, कैसे कहते हैं, उसी तरह से अंग्रेजी में इसको WH कहते हैं।
WH का मतलब होता है जिन शब्दों की शुरुआत W या से व्हाट हुआ, पहले WH लगा हुआ है, whom हुआ पहले WH लगा हुआ है, why हुआ WH लगा हुआ है। तो ये सारे शब्द क्या होते हैं, हाउ हुआ, ये सारे शब्द की शुरुआत जो WH की शुरुआत जो हो, सारे शब्दों की शुरुआत आपके WH शब्दों से होती है, इसलिए WH टाइप कहते हैं इसको। एक होता है कि पहले शायद क्रिया लगती है, उसको यस नो टाइप कहते हैं, WH टाइप और यस नो टाइप। तो यहाँ पे खास करके सारे प्रश्नवाचक शब्द, चाहे क्या आए, चाहे कौन आए, चाहे कैसे आए, क्यों, मतलब इस तरह से कोई शब्द आपको इस तरह से आता है जिनसे प्रश्न का बोध होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात समझ में आई? हिंदी में सेम इसी की जगह पर, कौन की जगह पर क्या आता है, हु आता है। कौन की जगह पर हु आता है, क्या की जगह पर व्हाट आता है, और किसने की जगह पर व्हिच, और व्हिच का प्रयोग होता है, और जो है कि व्हिच मंदिजीव के लिए होता है, दैट भी लगता है उसी जगह पर, व्हिच की जगह पर, और उसी की जगह पर जो है होम का भी प्रयोग होता है, हुज का प्रयोग होता है, नहीं किसने की जगह पर हुज का प्रयोग होता है, हुज का, दैट का और व्हिच का। बात करेंगे इस पर हम आगे भी, जब इसमें अंग्रेजी में आगे बात करेंगे उस पर कैसे कैसे होता है। मुख्य रूप से आपको यहाँ समझना यहाँ पे है कि जिन शब्दों से कोई प्रश्न का बोध हो, उन शब्दों को हम क्या बोलते हैं, उन शब्दों को हम प्रश्नवाचक सर्वनाम के नाम से जानते हैं। बात समझ में आ गई? यही शब्द जब जी। बीच में लगता है आपके अंग्रेजी में, जब यही शब्द बीच में लग जाएगा आकर के, हिंदी में तो नहीं लगता, अंग्रेजी में जैसे हु शब्द है, हु शब्द कभी बीच में लग जाएगा, बीच में लगेगा तो कौन हो जाएगा वो, इसमें आ जाता है संबंधवाचक में। इसे जो शब्द यहाँ लगा हुआ है, जो शब्द आपका जो यहाँ लगा हुआ है, जो संबंध बना हुआ है, अंग्रेजी में जो शब्द नहीं लगता है। जैसे ये वही लड़का है जो कल मुझे मारा था, यहाँ हिंदी में जो लग गया, आपका अंग्रेजी में कैसे बनेगा, दिस इज द सेम बॉय हु बीटेड मी यस्टरडे, हु बीट मी यस्टरडे, वहां पे हु लग गया बीच में आकर के। तो ये अंग्रेजी में समस्या क्या आती है, जो हु लगता है, जहां पे हु एज ए प्रश्नवाचक काम भी करता है और बीच में लग जाता है। हु देखिए नॉर्मली, एक चीज और जानिएगा आप, अंग्रेजी में नॉर्मली जो है प्रश्नवाचक शब्द पहले ही आते हैं, और अगर यही प्रश्नवाचक शब्द उठा के बीच में चले जाते हैं तो नॉर्मली वो जो है संबंधवाचक के रूप में काम करते हैं। जैसे कौन, विच, मतलब हुज, ये सब अगर बीच में घुस गए, होम बीच में अगर आ गए तो ये क्या करते हैं, दैट आ गया बीच में, ये शब्द वहां पे जो है संबंधवाचक के रूप में काम करने लगते हैं। अगर ये शब्द पहले आए हुए हैं तो वहां पे जो है प्रश्नवाचक के रूप में काम करते हैं। चलिए आ जाइए इसमें। फिलहाल ये सर्वनाम आपके नहीं है, लेकिन एक मनोवैज्ञानिक, एक जो है वैज्ञानिक रूस के हैं, हिंदी व्याकरणवादी हैं, दिसमिस नाम उनका है, दिमसित नाम उनका, उनके अनुसार जो है एक संयुक्त सर्वनाम भी होता है, इसे कुछ ना कुछ, ये संयुक्त है। सर्वनाम कैसा है, जो कोई दो शब्दों से बना हुआ, इसे संयुक्त सर्वनाम उन्होंने कह दिया इसको। फिलहाल आपकी हिंदी में इस तरह के सर्वनाम जो है 6 प्रकार के सर्वनाम हिंदी परीक्षा में अगर आता आपके है, तो आपके सर्वनाम के प्रकार कितने आपके हैं, 6 प्रकार के ही सर्वनाम, 7वां प्रकार आपके हिंदी में नहीं आता है। मान लीजिए यहाँ दे दिया है, अलग चीज जान जाइए आप, जो है मान लो परीक्षा में पूछ दे कि भैया रूस के कौन से वैज्ञानिक हैं जो 7वां प्रकार सर्वनाम बताए हैं, तो वहां पे जो है दिमसित का नाम ले लीजिएगा, लेकिन ये सर्वनाम आपके हिंदी में जो किताबों में, नॉर्मली किताबों में आपके नहीं मिलता है। आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, बहुत परीक्षा में आपको हिंदी में पूछता है, निजवाचक, इसी को रिफ्लेक्सिव, मैंने कई बार बताया इसके बारे में, निजवाचक है, इसी को रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। वही अपना अपनेपन का एहसास जिससे हो, भाव उत्पन्न, वैसे मैं खुद ही यह काम करूंगा, मैं स्वयं ही बाजार जाऊंगा, मैं स्वयं खेत को गोड़ूंगा, मैं स्वयं पढ़ूंगा, इस तरह के शब्द जहां मिल जाए, जब मैं खुद ही यह काम करूंगा, इस तरह के शब्द जहां मिलते हैं उसको हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। उसी को हिंदी में क्या बोलते हैं, उसी को हिंदी में निजवाचक सर्वनाम के नाम से भी हम जानते हैं। जैसे यहाँ दिया, निजी दिया हुआ है, अपने, आप, स्वयं, जैसे मैंने बताया ना कि मैं स्वयं ही यह काम करूंगा, मैं खुद ही बाजार जाऊंगा, इस तरह के शब्द जब मिलते हैं आपको तो क्या होते हैं, जैसे मैं शब्द एक है और एक खुद शब्द है, तो मैं को जो प्रतिबिंबित करता है वह क्या होता है, निजवाचक होता है। एक चीज और जानिएगा यहीं पे, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन से अंग्रेजी में ऐसे शब्दों को पहले सेल्फ लगता है, सेल्फ और सेल्व दो शब्दों का बहुवचन होगा, सेल्फ लगेगा, एक वचन होगा सेल्फ। जैसे आपको आई है, जैसे आई है, आई के साथ क्या लगेगा, रिफ्लेक्सिव, आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, आई का माई सेल्फ होता है, आई का क्या होता है, आई का माई सेल्फ होता है।
यू का योर सेल्फ होता है, दे का देम सेल्फ होता है, और वे का आवर सेल्फ होता है। अभी आपको मिलेगा आगे, आप जानिएगा कि ये कुछ और नहीं है। अगर आपको निजवाचक हिंदी में जिस तरह से आप जो स्वयं लगाते हैं, मैं स्वयं ही ये काम करूंगा, उसी तरह से अंग्रेजी में जो है सेल्फ का प्रयोग होता है। आई माई सेल्फ, यू योर सेल्फ, दे देम सेल्फ, वी आवर सेल्फ, इस तरह का प्रयोग अभी बताएंगे, आपको मिलेगा अंग्रेजी में सब चीजें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ा सा दिमाग में आपके कंसेप्ट एक आया होगा कि अंग्रेजी हिंदी में सर्वनाम में कोई अंतर खास करके नहीं, शब्दावली का अंतर है, भाषा का अंतर है, लेकिन बाकी और कोई अंतर यहाँ पे नहीं। अभी आपको अंग्रेजी में ले चलेंगे तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें आपको बिल्कुल सेम मिलेंगी, बस अर्थ इतना होगा कब हम वहां पे सीधे आपको अंग्रेजी में बात करेंगे, और यहाँ पर आपसे हमने अंग्रेजी हिंदी दोनों में आपसे हमें बात की हमने। तो चलिए आपको हम आप सीधे अंग्रेजी में ले चलते हैं। पहले हम नाम बता देते हैं आपको, हैं दिख रहा है आपको, स्क्रीन दिख रही है? यस, दिख रहा है, सर्वनाम लिखा हुआ है, टाइप ऑफ प्रोनाउन, सर्वनाम के प्रकार, ये भी हिंदी इंग्लिश मिला करके है। बस एक बार नाम देख लीजिए आप, यहाँ देखिए 9 प्रकार लिखा हुआ है। अंग्रेजी में हिंदी में जो है 7 प्रकार थे, यहाँ पे 9 प्रकार, 10 प्रकार भी मिलेंगे आपको। आपके अंग्रेजी में हो सकता है आपको 10 प्रकार भी मिले। नॉर्मली 8 प्रकार होते हैं, 10 प्रकार भी कहीं मिलेगा, कहीं जो है 9 प्रकार मिलेगा, कहीं 8 प्रकार। नॉर्मली आपके 8 प्रकार के जो सर्वनाम आपके होते हैं अंग्रेजी में भी, लेकिन कहीं कहीं 10 प्रकार भी होता है, कहीं कहीं पे 8 देगा, कहीं 9 देगा आपको। फिलहाल कोई इससे मतलब बहुत मतलब नहीं है। देखिए पर्सनल प्रोनाउन, इसको अभी आपने पढ़ा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, देखिए नहीं ये आपके देखिए केस है, आपके सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव और पॉजेसिव। मैं केस के बारे में चर्चा नहीं किया आपको वहां से, कि मैं अभी यहाँ बता देता हूँ एक बार केस क्या होता है। आप हिंदी में कारक पढ़ते हैं, बताइएगा भाई, हिंदी में आप लोग कारक पढ़ते हैं? क्या हुआ, मेरी आवाज गायब है क्या? हेलो, लग रहा नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? हेलो, कोई बोल दे। चलिए, लग रहा नेटवर्क प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इस वजह से कोई ज्वाइन नहीं कर पा रहा है। हेलो, हाँ, आवाज नहीं आ रही थी क्या हमारी? हेलो, आवाज आ रही है सर। तो थोड़ा सा बोलना चाहिए आप लोगों को, आवाज अगर आ रही है तो। मैंने कहा कि हिंदी में जो आपने कारक पढ़ा है, कारक ही अंग्रेजी में केस है। हिंदी में, संस्कृत में जो कारक पढ़ा आपने है, वही कारक हिंदी में आपके वही केस के रूप में आपके अंग्रेजी में आया हुआ है। बात समझ में आपको आई? अंग्रेजी में मुख्य रूप से 4 प्रकार के केस होते हैं। अंग्रेजी में 8 प्रकार केसों के नहीं किए गए, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पॉजेसिव, और उसमें से एक होता है आपका है पॉजेसिव के अलावा एक प्रकार केस यहाँ पे और बनाएगा, अंग्रेजी में गए हैं, इसको एडजेक्टिव इस तरह कुछ करके कहा जाता है। लेकिन मुख्य रूप से अंग्रेजी में 3 केस अगर आप पढ़ लेंगे, सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सब्जेक्टिव लिखा हुआ है, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव को नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। अंग्रेजी में सब्जेक्टिव को क्या बोलते हैं? नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्म, सब्जेक्टिव मतलब होता है कर्ता कारक। एक चीज गौर करिएगा, सब्जेक्टिव मतलब क्या होता है? कर्ता कारक। इसी को जो है नॉमिनेटिव केस भी कहते हैं, कर्ता कारक जो होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कर्म कारक, और पॉजेसिव का मतलब होता है संबंध कारक, अधिकारवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक प्रोनाउन जो आपका होता है। पॉजेसिव, पॉजेसिव का मतलब होता है इसे अधिकार बनाए। काके के रारी, हिंदी पढ़ते आप है, काके के नाने ने रारे रे, लगभग वही चीजें आपकी अंग्रेजी में है। इसको हम पॉजेसिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अभी आपको आगे मिलेगा, बताएंगे इसके बारे में हम। लेकिन कारक आपका अंग्रेजी में मुख्य रूप से 3-4 प्रकार के कारक अंग्रेजी में किए गए हैं। अभी आपको हम सब आगे मिलेगा, बताएंगे इसके बारे में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप जान चुके हैं पहले ही। इम्फेटिव के बारे में नहीं देखा था आपने, वहां इम्फेटिव नहीं मिला था आपको। देखिए इम्फेटिव कुछ अलग नहीं है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का ही एक नाम है, रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन का ही एक रूप है, कुछ अलग से नहीं है। जहां पर जो है अपनत्व को लेकर जोड़ दिया, तो मैं स्वयं यह काम करूंगा, मैं स्वयं ही यह काम करूंगा।
इम्फेक्टिव का मतलब होता है जोरदार कथन जो होता है, इम्फेटिक सेंटेंस। जैसे एक शब्द आपका है, मैं स्वयं यह काम करूंगा, और मैं पुनः कह दूं मैं स्वयं ही यह काम करूंगा, तो ये आपका क्या हो गया, स्वयं ही लगते ही तुरंत क्या हो गया आपका, ये आपका इम्फेटिव प्रोनाउन हो गया है। और मैं कह दूं स्वयं मैं यह काम करूंगा, तो आपका रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये अंतर केवल दोनों में कोई अंतर और नहीं है। डिमॉन्स्ट्रेटिव देखिए यहाँ पे दिया हुआ संकेतवाचक, और वहां पर निश्चयवाचक दिया हुआ था। देखिए संकेतवाचक सर्वनाम यहाँ दिया, नाम मतलब बदले हुए केवल बस। इंडेफिनिट आप पहले पढ़ चुके हैं। अनिश्चित जो है, डिस्ट्रीब्यूटिव नहीं पढ़ा था आपने, वहां पे डिस्ट्रीब्यूटिव आपने नहीं पढ़ा था। वितरणवाचक इसको कहते हैं। इसमें जैसे प्रत्येक ने, प्रत्येक लड़का यह काम करेगा, प्रत्येक शब्द आपका एवरीवन, एनीवन, प्रत्येक शब्द आपका क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव है ये। क्योंकि क्या करता है ये जो है कि एक समूह में विच्छेद कराता है। जैसे प्रत्येक शब्द मैंने कहा ना, प्रत्येक का मतलब क्या, प्रति एकम, एकम। बताइए समास कौन सा इसमें, हिंदी में, हिंदी में समास कौन सा है प्रत्येक में? आप लोग एकदम मौन धारण कर लेते हैं। दिमाग खुला रखिए अपना भाई आप लोग। हेलो, आवाज हमारी आ नहीं रही क्या? चलिए, लग रहा है कि आप लोग एकदम मौन धारण कर लेते हैं। जैसे मेरा शब्द था प्रत्येकम, प्रति एकम, एकम। तो अगर हिंदी में आपके करे, यदि आपके नहीं नहीं, पेड़ संधि तो है वहां पे, बिल्कुल सही है संधि। मैं पूछ रहा समास कौन सा है प्रत्येकम में, समास कौन सा है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास है। तो मेरा बताने का मतलब यहाँ पे यह था, जो वितरणवाचक मैंने बताने का मतलब यहाँ पे यह था, इसे उसमें क्या करता है, इसे मान लो समूह कोई है, 10 लोग 15 लोग खड़े हैं, अगर वहां पे कहते प्रत्येक व्यक्ति जो है ये काम करेगा, प्रत्येक व्यक्ति जो है अपना गृह कार्य पूरा करेगा, प्रत्येक शब्द वहां पे क्या हो गया, ये समूह में क्या किया उसने, समूह में उसने वितरण किया, उसने वहां पे बंटवारा किया, विभेद किया उसने वहां पे। प्रत्येक शब्द आपका कैसा विभेदात्मक जो है सर्वनाम आपका है। एक एक व्यक्ति यह काम करेगा, प्रत्येक व्यक्ति यह काम करेगा, इस तरह का शब्द जो मिलता है आपका है वो विभेदात्मक होता है। इसी को अंग्रेजी में जो है क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के नाम से जानते हैं। अभी आपको मिलेगा एवरीवन। एवरीवन माने क्या होता है, प्रत्येक। अंग्रेजी में इसको, हिंदी में इसी को प्रत्येक कहते हैं। एवरीवन का मतलब क्या होता है हिंदी में, प्रत्येक। एवरीवन शब्द वहां पे अंग्रेजी में क्या रहेगा आपका, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन के रूप में वहां पे मिलेगा आपको। अभी हम इसको लेकर बात करेंगे। अगला देखिए आपका यहाँ पे है रिसिप्रोकल। रिसिप्रोकल, रिसिप्रोकल प्रोनाउन यह है, और खास करके ये संबंध, ये जो है परस्पर संबंध को लेकर बात करता है। और मैं इसके शब्द ढूंढ रहा हूं, कोई शब्द यहाँ पे दिया कि नहीं दिया है परस्पर के लिए। चलिए, यहाँ पे शायद मिलना मुश्किल है। एक शब्द मैं देखा था, अभी मिलेगा आपको आगे इसी में। चलिए ठीक है, अभी आगे मिलेगा, इसमें आपको मिल जाएगा आगे, अभी उम्मीद करता हूं मैं। यहाँ पे दिया नहीं है। रिलेटिव के बारे में आपने पहले पढ़ा, कोई समस्या नहीं है। अभी मैं इसके बारे में शब्द ढूंढता हूँ। इसमें क्या होता है कि मिलन रूप में होता है कि हाँ, वन टुगेदर। टुगेदर माने क्या होता है, साथ साथ, हम लोग साथ साथ है। कैसे आपका डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यहाँ पे था आपका, ये वितरण कर रहा था ना, बंटवारा कर रहा था यहाँ पे ना। लेकिन आपका रेसिप्रोकल जो होता है ये बंटवारा नहीं करता, बल्कि समूह बनाता है। जैसे हम एक साथ यह काम करेंगे, हम साथ साथ यह काम करेंगे। आपका यह शब्द साथ साथ शब्द, एक साथ शब्द आपका जो यहाँ पे है आपका परस्पर बोधक सर्वनाम आपका है। और इसी की अंग्रेजी होती है वन एंड अदर, वन एंड अदर। इस तरह के शब्द क्या होता है, हम सभी लोग, टुगेदर, साथ साथ, इस तरह के शब्द जो आपके आते हैं अंग्रेजी में मिलेंगे आपको, इसमें आपके परस्पर बोधक सर्वनाम में आपके आते हैं। रिलेटिव के बारे में आपने पढ़ लिया, जो दो संज्ञा सर्वनाम में जो संबंध कायम करे वो आपका रिलेटिव होता। इंट्रोगेटिव बारे में भी आप जान गए हैं कि इसमें जो भी शब्द आपके कब, क्यों, कहाँ, कैसे, व्हाट, हाउ, होम, जो भी मिल जाए आपको, आपके इंट्रोगेटिव में आता है। इसके बारे में आपने जान लिया। देखिए वो सारी चीजें पुनः घुमा फिरा के यहाँ दिया, इसको मैं ध्यान में, इसको आगे बढ़ना हमको अब है। यहाँ देखिए कुछ शब्द दिए हुए हैं, वाक्य दिए हुए हैं, इसको थोड़ा सा ध्यान देने वाली चीज यहाँ पे है। केस, देखिए यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे है, इसको ध्यान देंगे आप। एक आपकी ध्यान देने वाली चीजें आपकी हैं ये।
अगर इतने आपने पढ़ लिया प्रोनाउन में, तभी आपको अंग्रेजी प्रोनाउन आपको आ गया। अगर आपने इतना ही पढ़ लिया केवल अंग्रेजी में प्रोनाउन क्या होता है, तो आपको अंग्रेजी के प्रोनाउन के बारे में आपकी समझ हो जाएगी। इसे देखिए यहाँ पे दिया हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, ये है प्रोनाउन टाइप में पर्सनल प्रोनाउन दिया, यहाँ दिया आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे। अभी मैंने बताया था आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन जो होते हैं, भाई पर्सनल प्रोनाउन ही तो होते हैं, होते कि नहीं होते बताइए, बोलिएगा, होते हैं कि नहीं होते हैं? चलिए, आप लोग एकदम अंग्रेजी से लग रहा डर रहे हैं एकदम। आई, यू, ही, सी, इट, वी, दे जो आपके फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन अंग्रेजी के हैं, वही आपका यहाँ पे क्या है, वही यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन आपका यहाँ पे है। पॉजेसिव का मतलब होता है जो अधिकार की बात करे, जैसे आई का माइन, यू का योर्स, सी का हिज, वी का आवर होता है, दे का देम देयर होता है। इस तरह करके जो शब्द आपके देयर्स होता है, देयर होता है, ये शब्द आपके जो होते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन के अंतर्गत आते हैं आपके हैं। रिफ्लेक्सिव देखिए यहां दिया हुआ है। मेरी आवाज आप लोगों को मिल रही है ना? बताइएगा भाई, मेरी आवाज मिल रही कि नहीं? चलिए, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के बारे में मैंने बताया था अभी आप लोगों को कि मात्र आपको अंत में सेल्फ लगाना होता है। जैसे कर्म पहले खोजिए, आई का कर्म क्या होता है? आई का अपना अंग्रेजी माई होती है। पॉजेसिव केस माई होता है, माई के साथ आप सेल्फ जोड़ लीजिए। देखिए आई का माई होता है, अपना की अंग्रेजी आई की क्या होती है? माई होती है। यो की क्या होती है? योर होती है। देखिए योर लिखा है यहाँ पे, यू की अंग्रेजी, अपना की अंग्रेजी क्या होती है? योर होती है। योर अपना का मतलब होता है पॉजेसिव। ही का हिम होता है, होता कि नहीं होता है? सी का जो है हर होता, अपना की अंग्रेजी हर होती है। आप जो पढ़ेंगे अंग्रेजी मिलेगी आपको। इट का इट सेल्फ इट होता है, इट्स होता है, इट का इट। दे वी का आवर होता है। तो इसी के साथ देखो क्या किया गया, मात्र यहाँ पे सेल्फ और सेल्फ जोड़ा गया है, कुछ नहीं किया गया है। ध्यान देना आपको, सेल्फ कहां जुड़ता है? सेल्फ कहां जुड़ता है? जहां पे एक वचन होता है वहां पर सेल्फ का प्रयोग होता है, और जहां बहुवचन होता है वहां पे क्या होता है? वहां जो देखिए यहाँ पे देखिए आपका देखिए आवर सेल्फ लगा हुआ है। आवर बहुवचन है ना, आई का बहुवचन क्या होता है? आई का बहुवचन जो वी होता है, आई का बहुवचन वी, तो वी के साथ अभी का आवर बनता है, आवर के साथ सेल्फ लगा हुआ है, सेल्फ से लग गया। और आई का माई, आई एक वचन होता है तो आई के साथ देखो सेल्फ लगा हुआ है, माई के साथ सेल्फ लगा हुआ है। तो जो एक वचन होगा वहां पे सेल्फ का प्रयोग होगा, और बहुवचन होने पर वहां पे सेल्फ का प्रयोग। योर जो आपका, यू आपका जो होता है, तुम और तुम सब। देखिए तुम अगर आया हुआ है तो वहां पे सेल्फ लगेगा, अगर तुम सब हो देखो यहाँ पे योर सेल्फ लगा हुआ है। लगा हुआ नहीं लगा? देखो यहाँ पे योर सेल्फ लगा हुआ है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यहाँ पे यह है, अगर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिया हुआ है तो अपने साथ क्या करेगा? अपने साथ सेल्फ या सेल्फ को जोड़ेगा। मतलब पकड़ना बहुत ही आसान। इसको देखो यहाँ पे उदाहरण दिया हुआ है, ही इंजर्ड हिमसेल्फ प्लेइंग स्कूटर। ही इंजर्ड, उसने अपने आप को घायल कर लिया, हिमसेल्फ माने स्वयं को, प्लेइंग स्कूटर, स्कूटर चलाते समय क्या किया उसने? ही इंजर्ड हिमसेल्फ। इस तरह के शब्द आपका हिमसेल्फ जो यहाँ पे आया वास्तव में क्या ये है, यही आपको हाईलाइट करना इसमें रहेगा कि क्या ये है, ये इट इज ए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ये वाक्य देगा आपको यही, इस वाक्य में टिक लगा देगा, ही के आगे कर देगा कि यहाँ पे ए लिख देगा, यहाँ बी लिख देगा इंजर्ड के, यहाँ सी लिख देगा, यहाँ डी लिख देगा, यहाँ पे ई लिख देगा, कहेगा इसमें से देयर इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो अगर आप जानते हैं कि अगर सेल्फ लगा हुआ है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा, तो वहां पे सेल्फ वाले शब्द को खोज कर क्या कर लेंगे आप? टिक लगा देंगे। अगर आपका आई दिया हुआ है, मान लो यहाँ दे दिया आई, मान लो आपको एक परीक्षा में उदाहरण दे दिया, यही 3 शब्द दिया, आई लगा कामा लगा दिया, यू लगा कामा लगा दिया, और यहाँ दे दे कि इट इज देयर इज ए फर्स्ट पर्सन इन दिस वर्ड्स, देयर इज ए फर्स्ट पर्सन। तो अगर आप फर्स्ट पर्सन मान जानते हैं कि आई हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो क्या कर लेंगे? आई को आप तुरंत आई को वहां से आप निकाल लेंगे और आई आपका फर्स्ट पर्सन हो जाएगा। देयर इज ए सेकंड पर्सन, यू हो जाएगा। या कह देगा कि 3-4 को मिक्स कर दे, क्या यू दे दे, योर्स दे दे, योरसेल्फ दे दे और हुज दे दे, कह दे इसमें देयर इज ए पर्सनल प्रोनाउन। अगर जानते रहेंगे कि ही, आई, यू, ही, सी, इट, दे आपका पर्सनल प्रोनाउन आपका अगर है, तो वहां से आप उसको निकाल लेंगे। अगर पॉजेसिव में दे दे, अगर ये दिया होगा पॉजेसिव निकाल लेंगे। रिफ्लेक्सिव में अगर आपके अंत में सेल्फ लगा हुआ है, सेल्फ लगा हुआ है, तो आप उसको निकाल लेंगे। इसी तरह प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे।
तो मुझे उम्मीद करता हूँ बहुत कठिन नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान लगाएंगे आप तो आपको समझ में ये चीजें आ जाएंगी। आगे देखिए दिया हुआ डिमॉन्स्ट्रेटिव, इसके दो नाम बताए मैंने आपको, संकेतवाचक भी इसी को कहते हैं, इसी को जो है निश्चयवाचक के नाम से भी जानते हैं। संकेतवाचक भी है आपका और क्या आपका निश्चयवाचक भी है। अगर किसी संज्ञा सर्वनाम के पहले अगर आपको दिस, दैट, दीज, दोज लगा हुआ है तो वह क्या होगा, तो वह जो है आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ही होगा। नजदीक की वस्तु के लिए दिस लगता है, ध्यान दीजिएगा, नजदीक की वस्तु के लिए दिस लगेगा और दूर की वस्तु के लिए दैट लगेगा। नजदीक की वस्तु के लिए दीज लगेगा और दूर की वस्तु के लिए क्या लगेगा, दोज लगेगा। इसे हिंदी में नहीं होता है। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। अगर हम कहें वह मेरी किताब है तो क्या लगाएंगे दिस के लिए, आप कहेंगे दैट इज माई बुक। दिस के लिए, नजदीक के लिए दिस और दूर के लिए दैट। आप नजदीक के लिए अगर किताबें, हमारी कई किताबें पास में रखी, कहते हैं कि ये मेरी किताबें हैं, ये क्या है, ये मेरी किताबें हैं, तो दिज लगता है उसके लिए। अगर हमको दूर 3-4 किताब रखें कहेंगे वो मेरी किताबें हैं, क्या लगाएंगे आप, दोज लगाएंगे। दीज आर माई बुक और दोज आर माई बुक, इसी शब्द आपका दिया है यहाँ पे। नजदीक के लिए आप दिस लगाएंगे और दूर के लिए आप दैट लगाएंगे। नजदीक के लिए दीज और दूर के लिए आप जो है दोज का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, निश्चयवाचक, और इसी को हम संकेतवाचक के नाम से भी हम जानते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है दिस इज माई न्यू हाउस, यह मेरा नया घर है। तो यहाँ पे दिस शब्द क्या आपका, मान लो इसे परीक्षा में करेगा, ये दे देगा आपको, कहेगा कि देयर इज ए डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, या पिक आउट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पिक आउट राइट वर्ड्स दैट इज डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आपको इन शब्दों में ढूंढना रहेगा कि दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव है, इज डिमॉन्स्ट्रेटिव है, कि माई है, कि न्यू है, कि हाउस है, क्या चीज आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव है, ये चीज आपको ढूंढना पड़ेगा वहां पे। और तभी ढूंढ पाएंगे जब आपके दिमाग में हो डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होता है। चाहे हिंदी में जानेंगे तभी कुछ दिमाग खर्च कर सकते हैं यहाँ पे, अंग्रेजी में पता हो तब भी कुछ दिमाग यहाँ पे खर्च कर सकते हैं। अगर आपको हिंदी में ही मालूम हो कि डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब होता है संकेतवाचक, निश्चयवाचक के पहले लगता है यह, तो वहां पर भी पहले मिलेगा आपको दिस, दैट, दीज, दोज पहले ही मिलेगा, तो वहां पर भी दिमाग आप खर्च कर सकते हैं। हिंदी से अंग्रेजी में पकड़ सकते हैं आप, तो अंग्रेजी से आप हिंदी में भी आके पकड़ सकते हैं। अगर आपको अंग्रेजी वाला याद है कि भाई डिमॉन्स्ट्रेटिव माने संकेतवाचक, निश्चयवाचक होता है और वाक्य सबसे पहले लगता है संज्ञा सर्वनाम के, तब भी वहां पकड़ सकते हैं आप। मतलब ये नहीं है कि एक भाषा आपको एक जगह काम करेगी, आपको चाहे आपको अंग्रेजी में आ जाए चाहे आपको हिंदी में आ जाए, दोनों आएगा, दोनों जगह काम करेगा आपका ये। तो आपको एक जगह पकड़ लीजिए, अगले में उसका कुछ न कुछ दिमाग लगा के उसका इस्तेमाल करिए। देखिए अगला में आ जाइए, रिलेटिव। इसके पहले बताया मैंने, यहाँ इसको मैंने इसलिए खोज के लाया ताकि आप जान जाएं कि रिलेटिव प्रोनाउन है कौन कौन से। और अगर ये आपको वाक्य में कहीं मिल जाए बीच में, देखिए ध्यान देना होता है, अगर बीच में आना चाहिए, दैट आपका पहले नहीं आना चाहिए, ये बीच में आना चाहिए। विच आपका पहले नहीं, बीच में आना चाहिए। हु आपका पहले अगर आएगा तो सब्जेक्टिव नॉमिनेटिव केस में रहेगा, अगर हु बीच में आ जाएगा तो क्या रहेगा आपका ये, तब ये रिलेटिव केस में रहेगा। तो इन सारे शब्दों को रिलेटिव प्रोनाउन पकड़ना अगर आपको है, संबंधवाचक प्रोनाउन पकड़ना अगर आपको है, तो आपको ये वाक्य कहाँ नहीं चाहिए, वाक्य में बीच में। देखिए यहाँ पे देखिए, द मूवी दैट यू रिकमेंडेड वाज रियली बोरिंग। द मूवी, वह चलचित्र या वह फिल्म, दैट यू रिकमेंडेड, जिसने आपने देखने को कहा था, वाज रियली बोरिंग, वास्तव में बहुत ही बेकार थी, बिल्कुल बोकस थी वो। द मूवी दैट यू रिकमेंडेड वाज रियली बोरिंग, बहुत ही बेकार थी, बिल्कुल बोकस थी वो। पिक्चर जिसको देखने के लिए आपने कहा था, देखिए वह फिल्म, वह द मूवी माने वह फिल्म, दैट माने जो, यहाँ देखो दैट का अर्थ क्या निकलेगा यहाँ पे हिंदी में। हिंदी बताने का मेरा तात्पर्य सिर्फ यहाँ पे इतना है कि आप हिंदी को भी समझ जाएं इसको। और दैट की जगह क्या भाव हिंदी मिलेगा आपको, आपके हिंदी में पूछेगा कि संबंधवाचक सर्वनाम है, दे देगा यही, ये वही फिल्म है जिसको आपने देखने को कहा था, बहुत बेकार है। यहाँ पे दैट की जगह पे क्या हिंदी में आएगा, दैट की जगह पे हिंदी में यहाँ पे जो रहेगा। और जो कहेगा कि जो शब्द क्या आपका है, ये आपका संबंधवाचक है कि आपका जो है कि पर्सनल व्यक्तिगत सर्वनाम है, क्या चीज है, इंट्रोगेटिव है कि डिफिनिट है कि रिस्पेल, क्या चीज है, बस पूछेगा आपको वहां से। तो यही चीज आपको वहां भी पकड़ना रहेगा, जो चीज आप यहाँ पकड़ रहे हैं वही चीज आपको वहां भी पकड़ना रहेगा। मैंने कहा कि अगर देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, दैट का प्रयोग नॉर्मली जो निर्जीव के लिए होता है बीच में,
अगर अंग्रेजी में पूछता अगर आपसे है, जैसे कोई निर्जीव चीज, कोई सजीव के लिए भी दैट का प्रयोग होता है। इट इज द सेम बॉय, अगर सेम बॉय लगता तो वहां दैट लगाएंगे आप। इट इज द सेम बॉय दैट वाज स्टोलन माय बुक, ये वही लड़का जिसने मेरी किताब चुराया था, तभी वहां दैट का प्रयोग करते हैं आप। लेकिन ये वही वस्तु है, ये दिस इज द बुक, दिस इज द बुक, यह वो किताब है जिसको मैंने पढ़ा था। दिस इज द बुक दैट आई वाज रेड। तो इस तरह से दैट का प्रयोग आप निर्जीव के नाम में करते हैं, लेकिन अगर सेम शब्द दिया हुआ है, कुछ शब्द और दिया, तो वहां पर दैट का भी प्रयोग सजीव के लिए हो जाता है। विच का प्रयोग नॉर्मली निर्जीव के लिए होता है। विच का प्रयोग कहाँ पे होता है? नॉर्मली जो है निर्जीव चीज के लिए होता है, बीच में। जैसे यह वही किताब है जिसको मैंने पढ़ा था, दिस इज द बुक विच आई वाज रीड। लेकिन अगर यहीं पर अगर जो लड़का कोई दिख जाए आपको, यह वही लड़का है जिसको मैंने कल देखा था, दिस इज द बॉय हु लगाएंगे तब वहां पे, दिस इज द बॉय हु वाज सीन बाय हिम, सीन बाय मी यस्टरडे। तो इस तरह से मतलब मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे ये है, देखिए हुज शब्द जो यहाँ पे लगा हुआ, हुज शब्द पॉजिटिव केस में होता है। जैसे हु जो है एज ए सब्जेक्टिव, हुम जो है, हुम शब्द याद नहीं है, हुम शब्द देखिए यहाँ पे, हुम का, हु का ऑब्जेक्ट जो है हुम है, हु का पॉजिटिव केस आपका हुज होता है। अपना की अंग्रेजी कर्ता के रूप में अगर हु है तो कर्ता भी रह सकता है, आपका क्वेश्चन वर्ड भी हो सकता है। हु का कर्म जो हुम होता है, हुम का जो पॉजिटिव केस आपका होता है हुज। तो परीक्षा में कभी कोई मान लो ऐसे दे दे, अगर आपको मान लो ऐसे दे दे आपको कि यू विल यूज द रिलेटिव प्रोनाउन फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, तो क्या आप जवाब बताइए लगेंगे आप यहाँ पे? विच टाइप ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन यू विल यूज फॉर द नॉन लिविंग थिंग्स, आप किस प्रकार के इसमें से निर्जीव वस्तु के लिए आप किस प्रोनाउन का, किस रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग करेंगे? जवाब क्या देंगे बताइए आप यहाँ से? यहाँ पे आप दैट को भी टिक लगा सकते हैं, यहाँ पर आप विच को भी टिक लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई शब्द यहाँ पे ऐसा नहीं है जो आपको नॉन लिविंग थिंग्स माने निर्जीव होता है, निर्जीव के बारे में आपको प्रयोग किया जाए। हु का प्रयोग आप जो है सजीव के लिए करते हैं, हुज का प्रयोग ऑब्जेक्ट पॉजिटिव केस में करते हैं, होम का प्रयोग कर्म के रूप में करते हैं। वेयर जो होता है स्थान बोधक होता है। वेयर क्या है? वेयर माने स्थान होता है, और व्हेन शब्द जो आपका समयवाचक होता है। यह वही समय है जब मैं पढ़ता था, यह वही समय है, देखिए जब मैं पढ़ता था। यहाँ पे जब शब्द क्या आपका है? मान ली हिंदी में बात करूंगा आपसे, मैं हिंदी में बात करता हूँ, ये वही शब्द है, ये वही समय जब मैं पढ़ता था। तो यहाँ पे जब शब्द बताइए क्या है, किस तरह का प्रोनाउन है ये जब शब्द? ये वही समय है जब मैं पढ़ता था। यहाँ पे जब शब्द जो आपका है क्या है? संबंधवाचक प्रोनाउन है आपका ये, क्योंकि यह वही समय है और जब मैं पढ़ता था, इसके बीच में संबंध जो कायम कर रहा है वो कौन शब्द का? जब कर रहा है। और उसी समय के लिए यहाँ पे क्या लगता है? व्हेन का प्रयोग होता है। इट इज द सेम टाइम, इट इज द टाइम व्हेन आई वाज रीड। यह वही स्थान है जहां मैं रोज आया करता था। इट इज द प्लेस वेयर आई यूज्ड टू केम। तो वेयर शब्द यहाँ पे क्या है? यहाँ पे वेयर शब्द आपका यहाँ पे रिलेटिव है और स्थानवाचक है। तो विशेष कंडीशन में किस जगह पे क्या लगाना आपको है, पहले वाले शब्द के हिसाब से आप जो है वहां पे दैट, व्हिच, हु, हुज, whom, वेयर और व्हेन का प्रयोग करते हैं। आगे देखिए सारी चीजें आपकी लिखा हुआ है। चलिए जरा इंट्रोगेटिव को भी एक बार समझ लीजिए। इंट्रोगेटिव आप जानते ही हैं, कोई समस्या नहीं है, अंग्रेजी जो पढ़े होंगे उनको इनके सारे शब्दों को बताओ। हु माने क्या? उसको बता दे भाई, हु माने क्या होता है? कोई बताए हु माने? हु को हिंदी में क्या बोलते हैं? कौन? व्हाट को क्या बोलते हैं? व्हाट को व्हाट माने क्या? क्या? बिल्कुल सही। व्हिच को क्या कहते हैं? कौन सी? कौन सी, बहुत बढ़िया। व्हाट को पुनः देखिए, व्हाट आ गया, 2 बार व्हाट आ गया। चलिए ठीक, व्हाट को छोड़ ही देते। होम शब्द, होम को माने क्या होता है? होम को हिंदी में क्या बोलेंगे? किसको? किसको, किसको, एक ऑब्जेक्टिव केस में है ये। वाई, वाई माने क्या होता है? कैसे? वाई माने क्यों? वाई यू कम हियर, वाई यू रीडिंग, वाई आर यू रीडिंग, आप क्यों पढ़ रही हैं? कारणवाचक होता है ये, कारण बताने के लिए प्रयोग इसका होता है। आप क्यों पढ़ रही हैं? प्रश्न, आप क्यों बाजार जा रही हैं, आप क्यों नहा रही हैं, आप क्यों खाना खा रही हैं, मतलब कारण के लिए आप जो है, काजेज के लिए जो है, प्रश्न के लिए आपको जो वाई का प्रयोग करना। वाई माने होता है क्यों।
वेयर माने क्या होता है? वेयर का मतलब कहाँ? कहाँ, बहुत बढ़िया। व्हेन का मतलब जब। कब। देखिए दो कंडीशन यहाँ बनती है। अगर बीच में अगर ये शब्द आएगा, ये व्हेन जो है अगर बीच में आएगा तो उसका मतलब जब है, और वहां पर ये जो है कौन किस रूप में काम करेगा, वहां पर यह रिलेटिव प्रोनाउन के रूप में काम करेगा। लेकिन अगर व्हेन पहले आया है, व्हेन डज यू रीड, आप कब पढ़ते हैं, अंतर हो गया ना, आप कब पढ़ते हैं, तो कब शब्द के लिए पहले लगेगा व्हेन डज यू रीड। लेकिन अगर व्हेन बीच में आ गया, ये वही समय जब मैं पढ़ता था, इट इज द टाइम व्हेन आई वाज रीड, तो क्या है यहाँ पे व्हेन, यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन हो गया। और अगर पहले आया हुआ तो ये क्या हो गया यहाँ पे, ये आपका जो है इंट्रोगेटिव हो गया। व्हेन में अगर इंट्रोगेटिव में है इसका मतलब होगा कब, अगर पहले आया हुआ इसका मतलब होगा कब, अगर बीच में आया इसका मतलब होगा जब। बात समझ में आ गई? अगर वो पहले आया हुआ है तो इंट्रोगेटिव है, इसका मतलब होता है कौन। अगर बीच में यहाँ पे आ गया तो इसका मतलब क्या होगा हिंदी में, जो। बात समझ में नहीं आ रही है? क्योंकि आप लोगों ने हिंदी का भी प्रोनाउन नहीं पढ़ा, इसलिए समझ में नहीं आ रही है। हिंदी का प्रोनाउन पढ़े हो तभी आपको समझ में आता बात है। आपने हिंदी का प्रोनाउन भी सही सही आप लोगों ने नहीं पढ़ा है, इसलिए आपके समझ में बात जो नहीं आ रही है। आप हिंदी में पढ़िएगा पुनः जाकर के एक बार कि कब और जब, कब इसका अर्थ कब होता है, कब इसका अर्थ जब होता है। दैट का मतलब होता हुआ है पहले, लेकिन दैट का मतलब जो भी होता है। विच का मतलब होता है कौन सी, लेकिन हिज का मतलब जो भी होता है बीच में अगर आने पर। अगर ये शब्द बीच में अगर आते हैं, इनका अर्थ जो जा से शुरू में होता है, जा से, जकार से शुरू में होता है। अगर ये शब्द पहले आते हैं तो इनका शब्द ककार से शुरू में होता है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। इसे अंग्रेजी में WH टाइप होता है, वैसे हिंदी में ककार से का शुरू में होगा। अगर बीच में आएंगे, इसकी शुरुआत आपके जा से होती है, नॉर्मली किससे होती है, जा से। और यहाँ पर इसकी शुरुआत किससे होती है, इंट्रोगेटिव में का से होती है, कब, क्यों, कहाँ, कैसे। बात समझ आ रही है? चलिए, समझ में नहीं आएगी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही है ना? फिलहाल प्रयास तो मैं कर रहा हूँ दो के हिंदी से अंग्रेजी को जोड़ दूं, लेकिन आप लोग बिल्कुल जो हिंदी में भी लग रहा नहीं हैं। इस वजह से जो है हिंदी वाली बात अंग्रेजी में समझ में आपकी नहीं आ रही है। चलिए इंडेफिनिट आर्टिकल में आ जाइए। इंडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है? अभी आपने जाना कि अनिश्चित, अनिश्चित जो होता है, अनिश्चित हिंदी में जो पढ़ते आप हैं कि कोई कुछ, किसी। देखिए यहाँ पे लिखा गया एनीथिंग। एनीथिंग माने कोई वस्तु। एनीथिंग माने क्या होता है, कोई वस्तु। एनीबडी माने कोई व्यक्ति। एनीबडी माने कोई। एनीवन माने कोई बात है, कोई एक। और यहाँ पे लिखा समथिंग माने कुछ। समथिंग मतलब होता है कुछ। समबडी माने कोई व्यक्ति। समवन माने कोई एक। नथिंग माने कुछ नहीं। नोबडी माने कोई नहीं। नन माने कोई नहीं। नो वन माने कोई नहीं। बात मतलब बात बिल्कुल सेम है, जो आपके हिंदी में वही चीज आपके अंग्रेजी में भी है। बात वही है ना, कोई अंतर तो नहीं है? नहीं, बात वही है। नहीं। बात बिल्कुल जो हिंदी में वही बिल्कुल आपको अंग्रेजी में भी है। लेकिन समस्या यह है कि दोनों भाषाएं आपने अलग अलग पढ़ा हुआ है। डर अंग्रेजी से लगता है कि भाई अंग्रेजी पढ़ लेंगे तो बड़ा कठिन भाषा है, तो वह समस्या में आ जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। बस केवल आपको जो है दोनों में तुलना कर लेना है। भाई हिंदी में पढ़ा था तो अंग्रेजी में बिल्कुल ऐसे है कि नहीं है। बिल्कुल अगर आपको पढ़ेंगे तो आपको आश्चर्य होगा आज के बाद कि जो चीज आपने हिंदी में पढ़ा वो चीज आपके अंग्रेजी में भी लिखा हुआ है। बस केवल लैंग्वेज चेंज है, बस और कुछ नहीं है। यहाँ देखिए इंट्रोगेटिव लिखा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल लिखा है। हैव यू सीन एनीवन इन द वुड। इन द वुड्स से लिखा, हैव यू सीन एनीवन इन द वुड्स। अब देखिए समस्या यहाँ पे, वुड माने क्या होता है? वुड माने वुड माने लकड़ी होता है। वुड माने लकड़ी। लेकिन यहाँ पे अगर यस लग गया, यस लगा है ना, वुड्स माने जंगल हो गया है। अब जंगल हो गया है, वुड्स का मतलब क्या हो गया, जंगल। तो अंग्रेजी बड़ा विचित्र चीज अंग्रेजी है। हर होता है, अगर हर से लग गया वहीं पे। यू होता है, अगर योर से लग गया तो उसका मतलब अलग हो जाता है। लेकिन चलिए वो बाद वाली चीज है, बाद में बताएंगे, उसके बारे में चर्चा करेंगे। नॉर्मल चीज जो समझना आपको, यहाँ पे लिखा जो यहाँ पे हैव यू सीन एनीवन, देखो यहाँ पे एनीवन शब्द यहाँ पे है। परीक्षा में अगर दे कि देयर इज ए इंडेफिनिट आर्टिकल, नहीं, इंडेफिनिट प्रोनाउन,
तो यहाँ पे प्रोनाउन इंडिफिनिट कौन आपका है? अनिश्चित प्रोनाउन आपका यहाँ पे एनीवन है। एनीवन माने होता है कोई एक, कोई। एनीवन माने कोई आया था। हैव यू सीन एनीवन इन द वुड? क्या जंगल में आपने किसी को देखा है? क्या जंगल में आपने किसी को देखा है? तो यहाँ पे किसी वाला शब्द जो था, एनीवन शब्द जो था आपका क्या था? इंडिफिनिट था। आपका आ गया रेसिप्रोकल। मैंने बताया था कि ये जो घाल में जो एक तो होता अलग अलग करने वाला होता है, एक होता मिलाने वाला। देखिए मिलाने वाला ये है, देखिए ईच अदर लिखा हुआ है, ईच अदर और वन अनदर। ईच अदर माने साथ साथ होता है। हम लोग साथ साथ ये काम करेंगे, हम सभी लोग ये काम करेंगे। वी डू दिस वर्क ईच अदर, वी डू दिस वर्क ईच अदर। अगर हम कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति यह काम करेगा, डू दिस वर्क एवरीवन, तो अंतर दोनों में है। एक एवरीवन का मतलब होता है प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग होकर क्या काम करेगा। ईच अदर का मतलब क्या हो गया? सभी लोग साथ मिलकर यह काम करेंगे। वन अनदर, वन अनदर, सभी लोग साथ मिलकर, मतलब इस तरह की शब्दावली जो होती है। एक तो जो दिमाग क्या बोलते था, उसका क्या नाम था, उसको जो अलग अलग करने वाला था। एक होता जोड़ने वाला, जोड़ने वाला जो होता आपका क्या है? रेसिप्रोकल है। और अलग अलग करने वाला जो था, अभी वो आगे मिला था, वो कहाँ चला गया? उस वाले में था, इस वाले में शायद नहीं दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया हुआ उसको, प्रोनाउन को जो अलग अलग बांटने वाला था वहां पे, तो वहां मिला था वहां पे। चलिए इस तरह से शब्दावली से लिखा है यहाँ पे है, द टू फ्रेंड्स टॉक टू ईच अदर। दो फ्रेंड, दो मित्र क्या कर रहे हैं? आपस में बात कर रहे हैं। ईच अदर मतलब क्या हो गया? आपस में, साथ साथ। द टू फ्रेंड्स, दो मित्र टॉक्ड, बात कर रहे हैं। टू ईच अदर माने आपस में, एक दूसरे के बारे में बात कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे नया शब्द आ गया, इंटेंसिव। अभी तक ये नहीं था, ये नया शब्द फाट पड़ा यहाँ पे। तो इसी तरह से अंग्रेजी में 10 हो जाते हैं, घुमा फिरा कर बार बार देते हैं। माई सेल्फ दिया, देखो वही माई सेल्फ जो वहां दिया हुआ है रिफ्लेक्सिव में, वही सारी चीजें आपका यहाँ दिया हुआ है। तो इसमें कुछ विशेष नहीं है, वही चीज घुमा कर लग रहा दोबारा आ गया है। ये चीज घूम करके यहाँ से जो थी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की, यहाँ पर पुनः आ गई है, तो कुछ अलग से नहीं है ये। हम फंडामेंटल लिख डाले और लिख डाले छोटा हूँ। चलो ठीक। पता नहीं कल भी ना लिखा। अच्छा जब नावत तो लिख बस देख देख जाती संडे मंडा संडा मंडा तू दे जा हमारे बंदर सम्राट क्या पढ़ रहे हो उतना मन से? संडे मंडे बता दे। संडे मंडे। अच्छा ठीक है। यहाँ देखिए, इसको देखिए ध्यान से। पर्सनल प्रोनाउन जो पहला प्रोनाउन था उसके बारे में वर्गीकरण यहाँ पे किया गया है। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव, मैंने इसके पहले बताया था आपको, नॉमिनेटिव केस और ऑब्जेक्टिव केस। थोड़ा सा यहाँ और स्पष्ट रूप से यहाँ लिखा हुआ है। इसे देखिए साफ साफ यहाँ पे आई, यू, वी, ही, सी, इट, दे क्या है? सब्जेक्टिव प्रोनाउन है ये। इसी को हम जो नॉमिनेटिव प्रोनाउन के नाम जानते हैं। ऑब्जेक्टिव माने इसी का जो ऑब्जेक्ट, आई का ऑब्जेक्ट में होता है। यू का ऑब्जेक्ट भी, यू का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट दोनों एक होता है। वी का ऑब्जेक्ट अस होता है। ही का ऑब्जेक्ट हिम होता है। आपको अभी जब इंडायरेक्ट पढ़ाया जाएगा तो वहां पर पूरी तरह से इसी का इस्तेमाल होगा। सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनेगा। जैसे आप संस्कृत में पढ़ते हैं ना, वाच्य। पापा जी। हाँ जी। आम के स्पेलिंग लिखली और कोचला का स्पेलिंग उल्लू का स्पेलिंग। चलो ठीक है, बताइए, बात करेंगे अभी आपसे पुनः। तो देखिए सी का हर होता है, सी का हर, इट का इट ही होता है, दे का देम होता है। मतलब ये आपका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव, बिल्कुल आपको इसके दिमाग में होना चाहिए कि इसका सब्जेक्ट क्या बनता है, किसका ऑब्जेक्ट क्या बनता है। ये प्रोनाउन का सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखिए सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर करके लिखा हुआ है। सिंगुलर नंबर और प्लूरल, जैसे आई है, आई का बहुवचन देखिए वी होता है। आई का बहुवचन क्या होता है? देखिए सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है, आई का वी बहुवचन में होता है। आई का कर्म क्या बनता है? वी बनता है। यू का कर्म यू ही बनता है। ही, सी, इट का कर्म जो ही का हिम, सी का हर और इट का इट ही बनता है। इसी तरह देखिए बहुवचन देखिए दिया हुआ है, वी का अस होता है, यू का यू ही होता है और दे का क्या होता है? बहुवचन में है, ये आपका सिंगुलर नंबर में। मतलब इसको अलग अलग करके यहाँ पे लिखा इसने है, समझाने का प्रयास किया आपको। ये देखिए आपका है
पर्सनल प्रोनाउन यहाँ भी लिखा हुआ है। इसके पहले मैंने चर्चा आपसे एक बार किया था कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेकर के वो चीजें नहीं बता पाया था मैं। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हिंदी में चर्चा आपसे हुई थी हिंदी में एक बार कि प्रत्यक्ष कर्म जैसे आपका जो पढ़ते आप हैं, जब मैंने आपको पढ़ा रहा था उसमें संज्ञा सर्वनाम जो पढ़ा रहा था आपको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर्म को लेकर के, प्रत्यक्ष कर्म कौन होता है और अप्रत्यक्ष कर्म तादेव कोई बताएगा हमको हिंदी में कोई? इसे मैं लिख रहा हूं कि सोहन ने मोहन को आज किताब पढ़ाई। सोहन ने मोहन को किताब पढ़ाई। बताइए इसमें से प्रत्यक्ष कर्म कौन है अप्रत्यक्ष कर्म कौन है? बताइए इसमें कर्ता विकर्ता कौन है? चलिए मैं इसी को लिखता हूं, इसी को लिख देता हूं। देखिए यहां लिखा हुआ है आई रोट देम ए लेटर। ये मान लीजिए वाक्य आपका यहाँ पे लिखा हुआ, इसकी हिंदी होती है मैंने उसे एक पत्र लिखा। मैंने उसे एक पत्र लिखा। बताइए इसमें से बताइए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट? हिंदी में पूछता हूं मैं, हिंदी में। आप लेटर माने पत्र होता है, जानिएगा लेटर माने पत्र, देम माने उसे, रोट माने लिखा, आई माने मैंने उसे एक पत्र लिखा। बताना आपको इसमें कि इस वाक्य में प्रत्यक्ष कर्म कौन है अप्रत्यक्ष कर्म कौन? बता दीजिए कोई हमको। प्रत्यक्ष कर्म कौन है अप्रत्यक्ष कर्म कौन है? प्रत्यक्ष सर आई है और देम अप्रत्यक्ष है। आई करता है, बताइए कर्म है यहाँ पे। आई करता है कि कर्म है? करता है सर। अब कैसे कर्म प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष बन गया? तो देम करता कैसे कर्म हो सकता है? मैं प्रत्यक्ष कर्म की अप्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष का ऑब्जेक्ट की बात कर रहा है यहाँ पे हूँ। आई इज नॉट ऑब्जेक्ट बट इज ए सब्जेक्ट, देम नॉमिनेटिव। हाँ बताइए देम क्या यहाँ पे है? देम बताइए क्या है? प्रत्यक्ष कर्म है कि अप्रत्यक्ष कर्म है? अरे भाई साफ साफ लिखा है यहाँ पे है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या शब्द लिखा हुआ है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट माने क्या होता है? इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष होता है। डायरेक्ट माने होता है प्रत्यक्ष, डायरेक्ट माने प्रत्यक्ष, इनडायरेक्ट माने अप्रत्यक्ष। साफ साफ लिखा हुआ, आपको दिख नहीं रहा तो मैं क्या करूं? डायरेक्ट माने जो सीधे आपको दिखाई पड़े, जो सीधे आपके नजरों के सामने हो, उसे हम डायरेक्ट कहते हैं। और जो आपको अप्रत्यक्ष रूप से दिखाई पड़े, अप्रत्यक्ष दिखाई पड़े, उसको हम डायरेक्ट। लेकिन आप थोड़ा सा अंतर यहाँ पे है। अंतर यह है बिल्कुल वो चीज नहीं जो बता रहा हूं मैं, वो चीज नहीं है। बस नामकरण को यहाँ विस्तृत किया गया है। अगर कोई चीज सजीव है, सजीव कोई है तो वो अप्रत्यक्ष कर्म है, अगर निर्जीव है तो प्रत्यक्ष कर्म। ये अंतर दोनों में। सजीव निर्जीव को, लिविंग और नॉन लिविंग को लेकर बात यहाँ पे अंग्रेजी में होती है। अलग बात है डायरेक्ट इनडायरेक्ट लिखा हुआ है अंग्रेजी में अलग, अंग्रेजी में इसका बिल्कुल उल्टा बन जाए। अंग्रेजी हिंदी में, अगर अंग्रेजी हिंदी में इसको ले जाएंगे तो वहां पे भ्रमित हो जाएंगे आप। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है? निर्जीव चीज को लेकर के नहीं सर हिंदी दिया है। रुकिए, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ किया है, थोड़ा सा गलत किया है, गलत कर दिया इसने। यहाँ पे जो उदाहरण लिखा है गलत कर दिया है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे, यहाँ निर्जीव चीज होना चाहिए था यहाँ पे कोई, लेकिन यहाँ पे देखिए हिम को इसने डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिख दिया यहाँ पे। और यहाँ देखिए इनडायरेक्ट लिखा है, यहाँ पर भी जो है निर्जीव को ही, सजीव को ही इसने इनडायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे। ये भी समस्या इसकी यहाँ पे, मैंने इसको ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यहाँ पे गलत लिखा हुआ है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब होता है निर्जीव चीज। जैसे मान लीजिए मैंने सोहन को इतिहास पढ़ाई। मैंने सोहन को, मैंने हिंदी में अगर वाक्य में लिखूं तो यहाँ पे सोहन जो है आपका इनडायरेक्ट शब्द क्या आपका है? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे गलत जो लिखा है, अलग बात है किसी ने बनाया, बढ़िया बनाया है तो उसी को देखकर मैंने उठा भी लिया था वहां से इसको, लेकिन ये लिखा हुआ गलत है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए दोनों देखिए सजीव ही बनाया है। देखिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखा है यहाँ पे हिम को, और देखिए देम भी सजीव है, दोनों को भी इसने जो है डायरेक्ट लिखा है, यहाँ पे इनडायरेक्ट लिख दिया है। लेटर पे टिक नहीं किया इसने, जबकि वास्तव में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन था यहाँ पे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे देम था और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ पे लेटर था, लेकिन इसने उल्टा बिल्कुल यहाँ पर भी वही लिख दिया और यहाँ पर भी वही लिख दिया उठा करके। तो थोड़ा सा गलती यहाँ पे हुई है। मैं देखता हूँ ऊपर क्या लिखा हुआ है। ए पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे मैं उसको एक बार देखता हूँ क्या लिखा हुआ है। ए पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एंड डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए पर्सनल प्रोनाउन यूज्ड एज ए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट and indirect object or an object or an
ये कुछ लिखा नहीं है, कुछ परिभाषा नहीं लिखा हुआ है। फिलहाल जो चीजें लिखा हुआ है ये चीज थोड़ा दुविधाजनक है ये, लेकिन आप जो है जो आप पढ़ेंगे किताब में जो मिलेगा आपके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को लेकर के, सजीव चीज कोई अगर है तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है, और कोई निर्जीव चीज होती है तो क्या होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। उसी को हम हिंदी में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के नाम से जानते हैं। हिंदी में परीक्षा में प्रश्न अगर आपको इस तरह से आता है तो आप इसको ऐसे ही सही करेंगे, और अंग्रेजी में भी आपको इस तरह से मिलेगा। यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ये देखिए सारी चीजें पढ़ा अभी आपने, सारी चीजें पढ़ा आपने। अब मैं आपको पारी पारा सबके बारे में बताऊंगा कि किसका कैसे कैसे बनेगा। देखिए सब्जेक्टिव, ये सब्जेक्टिव प्रोनाउन है, आई, यू, ही, सी, इट, वी, यू और दे। अच्छा बताइए आपको आई कौन सा पर्सन है, आई कौन सा पर्सन है, अंग्रेजी में बताइएगा, अंग्रेजी में देखिए फर्स्ट पर्सन सर। पर्सन। यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन। ही कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन को मेल लिखा हुआ है, थर्ड थर्ड पर्सन क्या मेल है ये। और देखो ये फीमेल लिखा हुआ, फीमेल का मतलब क्या होता है, देखिए ये जो है पुरुषवाचक है, ये जो है स्त्रीवाचक है। पुल्लिंग है ये, मेल का मतलब पुल्लिंग, फीमेल का मतलब होता है स्त्रीलिंग। इसे संस्कृत में नहीं होता है सह और सा। सह का मतलब क्या होता है संस्कृत में, सह पठती, उसका मतलब वो लड़का पढ़ता है। अगर हम कहेंगे सा पठत तो मतलब क्या हो गया, लड़की पढ़ती है ना, होता कि नहीं बताइए, होता है। लेकिन आपके हिंदी में ऐसा नहीं होता, वह पढ़ता है वह पढ़ती है। हिंदी में जो क्रिया चेंज जाके होती है, और अंग्रेजी और संस्कृत में जो क्या होता है, कर्ता चेंज होता है लिंग के लिए। ये अंतर दोनों में होता है। संस्कृत में और अंग्रेजी में बिल्कुल सेम चीज है, कर्ता चेंज होता है लिंग के लिए, लेकिन आपके हिंदी में जो क्रिया बदलती है। इसे वह पढ़ता है और वह पढ़ती है, अंतर कोई हुआ, वह तो वह वही बना हुआ है, वह में क्या कहीं चेंज कोई हुआ वह में, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, देखिए वह ही बदल रहा है, ये बदला पुनः सी बदला, और पुनः इसी की जगह दैट भी प्रयोग होता है। दैट यहाँ नहीं लिखा हुआ है। अगर निर्जीव चीज कोई है तो वहां दैट लगता है, अगर कोई पुरुषवाचक है तो वहां ही लगेगा, स्त्रीवाचक है तो सी लगेगा। अगर आपका जो है, अगर आपका निर्जीव चीज कोई है तो उसके लिए दैट लगता है, और अगर जो है कोई जो है कि न्यूट्रल जेंडर में कोई है तो वहां उसके लिए इट या देयर का प्रयोग होता है। तो आपको ये चीजें जानना आपको है, चलिए ठीक, बाद में जानिएगा उस चीज को, अभी तो शुरू किया अंग्रेजी पढ़ाना। तो थर्ड देखिए, इट जो यहाँ पे है, थर्ड थिंग्स लिखा हुआ है, पर्सन में नहीं आता है, ये न्यूट्रल जेंडर में आपको इट आता है। किसी चीटी के लिए या किसी नॉन लिविंग थिंग्स के लिए आपको इट का प्रयोग होता है, और जो आपके जेंडर में आता ही नहीं, पर्सन में आपके इट जो शामिल नहीं है। यहाँ देखिए वी है, वी को जानते हैं आप, है फर्स्ट पर्सन है और प्यूलर नंबर है। वी क्या है, प्यूलर नंबर है। आपका आई होगा, ये फर्स्ट पर्सन है, और किसमें है, ये जो है सिंगुलर नंबर है। यू जो है प्यूलर नंबर, यहाँ पे यू जो है क्या था, यहाँ पे यू जो था सिंगुलर नंबर था। यू दोनों में प्रयोग होता है, यू सिंगुलर नंबर और प्यूलर नंबर दोनों में यू लगता है, सेम टू सेम। यू में कोई चेंजिंग नहीं आती है, ना सब्जेक्ट में, ना ही ऑब्जेक्ट में, ना ही सिंगुलर में, ना ही प्यूलर में, यू का जो का त्यों रहता है। दे जो है थर्ड पर्सन आपका यहाँ पे है और बहुवचन है। अब देखिए इसका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, सबका ऑब्जेक्ट क्या बनेगा। आई का मी बनता है, जैसे मैं उसे पढ़ाऊंगा, आई विल टीच मी, उसने मुझे पढ़ाया, ही नहीं उसने मुझे पढ़ाया, ही टीचेज मी। तो यहाँ पे जैसे हिंदी में नहीं होता है उसने मुझे पढ़ाया, वह मुझको पढ़ाता है, ही टीचेज मी। तो यहाँ पे वह मुझको पढ़ाता है, मुझको शब्द यहाँ पे कर्मवाचक है, मुझको शब्द बताइए यहाँ पे किस वाचक में है, मुझको। का के नाने ने का के अंत में को दिख रहा है ना, मुझको है ना। तो यहाँ पे इसलिए क्या था, उसने मुझको पढ़ाया, यहाँ कर्तावाचक में उसने शब्द आ गया। चलिए छोड़िए उसको, बाद में चर्चा करेंगे उस पर हम। आई का देखिए ऑब्जेक्ट मी बनता है, पॉजेसिव केस माने अपना के लिए माई लगता है, ये मेरी किताब, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब। पॉजेसिव मतलब होता है अधिकार, पोजेशन, पॉजेसिव मतलब क्या होता है, अधिकार होता है। दिस इज माई बुक क्या है, दिस इज माई बुक, ये मेरी किताब है। तो मेरा शब्द यहाँ पे क्या है, मेरा शब्द यहाँ पे अधिकार ही तो है। और उसी के लिए अंग्रेजी में, संस्कृत में, हिंदी में आपको संबंधवाचक का प्रयोग होता है।
देखिए पॉजिटिव प्रोनाउन, देखिए यहाँ पे देखिए पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखा हुआ है। एडजेक्टिव का मतलब होता है डिटर्मिनर, और पॉजिटिव प्रोनाउन का मतलब होता है कि प्रोनाउन, देखिए माइन शब्द है। ये किताब मेरी है कि दो तरह से अनुवाद बनता है, दिस इज माई बुक या दिस बुक इज माइन, दो तरह से इसका प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो माइन लगेगा, अगर पॉजिटिव एडजेक्टिव लगाएंगे तो वहां माई लगेगा। ये मेरी किताब है, दिस इज माई बुक, और दिस बुक इज माइन, दोनों अनुवाद बिल्कुल ठीक आपका, बिल्कुल दुरुस्त है। ये दोनों के लगाने का तरीका अलग अलग है। देखिए रिफ्लेक्सिव में देखिए माई सेल्फ लग गया, तो परीक्षा में प्रश्न आपको समझे रहेंगे इसको, जो है परीक्षा में प्रश्न आपको रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दे, चाहे पॉजिटिव प्रोनाउन दे, चाहे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन दे, चाहे सब्जेक्टिव दे, इसको आप जाने रहेंगे तो आप माई सेल्फ जहाँ मिलेगा वहां कहेंगे रिफ्लेक्सिव है, तो जहां पर आपको इस तरह से मिलेगा उसको आप कहेंगे पॉजिटिव है। तो थोड़ा सा इसका प्रयोग जब करने लगेंगे आप, कहीं ना कहीं बाद में इसको लगाने लगेंगे, तब आपको सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाएंगी आकर के। आगे आ जाइए, देखिए यहाँ पे प्रयोग करके दिखाया उसने, यहाँ लिखा है आई टॉक टू माई सेल्फ व्हेन आई एम नर्वस और एक्साइटेड। आई टॉक टू माई सेल्फ, देखिए यहाँ पे लिखा है सिंगुलर नंबर प्रोनाउन, सिंगुलर नंबर प्रोनाउन आई यहाँ पे है, आई का जो है रिफ्लेक्सिव क्या बना, माई सेल्फ बना, उसका देखिए प्रयोग किया उसने। आपको वाक्य इसे मिलेंगे परीक्षा में, आपकी परीक्षा में वाक्य आपको इसी तरह से मिलेगा, आई टॉक टू माई सेल्फ, मैं स्वयं से बात करता हूँ, मैं खुद से बात करता हूँ। कब बात करता हूँ, व्हेन माने जब, देखिए यहाँ पे व्हेन शब्द भी आया हुआ है। अच्छा बताइए, ये बताइए व्हेन शब्द यहाँ किस रूप में है, प्रोनाउन किस रूप के प्रयोग यहाँ पे व्हेन शब्द है, यहाँ पे जो व्हेन शब्द यहाँ पे आया हुआ है प्रोनाउन का कौन सा रूप है? रिलेटिव। यहाँ पे क्या पूछा है, रिलेटिव है, प्रश्नवाचक पहले आता है। अगर व्हेन यही उठ करके पहले आ जाए यहाँ पे तब ये प्रश्नवाचक रहेगा, अगर व्हेन यही उठ करके बीच में आ जाए तब क्या रहेगा, तब ये संबंधवाचक रहता, तब इसी को रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए आई का माई सेल्फ बना, तो ये आपका क्या है, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है आपका ये। लेकिन अगर व्हेन शब्द जो बीच में जो आया हुआ है क्या आपका है, व्हेन शब्द आपका यहाँ पे आपका रिलेटिव प्रोनाउन है या संबंधवाचक प्रोनाउन आपका यहाँ पे। आई टॉक टू माई सेल्फ, मैं स्वयं से बात करता हूँ, व्हेन माने जब, आई एम नर्वस और एक्साइटेड, जब मैं डरा हुआ होता हूँ चाहे बहुत ही उत्तेजित होता हूँ। आई टॉक टू माई सेल्फ, मैं स्वयं से बात करता हूँ, मैं खुद से बात करता हूँ। व्हेन माने जब, आई एम नर्वस और एक्साइटेड, जब मैं बहुत ही घबराया हुआ होता हूँ अथवा बहुत अधिक उत्तेजित होता हूँ। तो यहाँ पर आपका जो है कि दो चीज पकड़ा आपने, यहाँ से माई सेल्फ आ गया तो इसका मतलब क्या हो गया, ये आपका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और व्हेन बीच में आ गया तो मतलब क्या हो गया है, इसका मतलब ये जो आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन है। तो इस तरह परीक्षा में कोई भी पूछ सकता है आपसे, वाक्य तो एक ही वाक्य में कई प्रोनाउन आपके यूज हो सकते हैं। आई यहाँ पे क्या, यहाँ पे आई कौन सा प्रोनाउन है, देखिए लिखा हुआ है पर्सनल प्रोनाउन। आई क्या है, फर्स्ट पर्सन में आता है ना, आई वी ही सी इट, भी पढ़ा भी आपने, ये पर्सनल प्रोनाउन आपका है, फर्स्ट पर्सन है। आपका माई सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आपका व्हेन कौन सा प्रोनाउन है, रिलेटिव प्रोनाउन है। तो चार चीजें आपको इसी में मिल गई, चार चीजें आपको जो है इसी में, तीन चीजें मिल गई आपको, प्रोनाउन तरीके अलग अलग जो आपके हैं। दूसरा वाक्य देख लीजिए, तो यू कट योर सेल्फ while cutting tomato, you cut yourself while cutting tomato। बताइए इसका मतलब क्या हुआ, कोई हिंदी बता दे इसकी हमको, तो कोई हिंदी बोल दे इसकी। you cut yourself while cutting tomato, हिंदी नहीं किसी को आएगी इसकी, कोई हिंदी इसकी बोल दे। चलिए मैं बताता हूं। यू का मतलब होता है तुम, संस्कृत में से त्वम कहते हैं। अरे भाई एक भाषा तो जान जाओ सही सही। यू को जो है क्या बोलते हैं, यू को तुम कहते हैं। कट का मतलब होता है काटना। योर सेल्फ का मतलब होता है स्वयं ही या खुद को। वाइल का मतलब जब। कटिंग का मतलब काट रहे हो। टोमेटो का मतलब क्या होता है, टोमेटो का मतलब ये तो आना चाहिए, टोमेटो। टोमेटोज का मतलब क्या होता है, टमाटर। टमाटरें बहुवचन में है, टमाटर मान लीजिए। यू कट योर सेल्फ, तुम स्वयं को काट लोगे, तुम स्वयं को काटोगे। वाइल माने जब,
कटिंग टोमेटो, जब तुम टमाटर काटोगे तो क्या करोगे, खुद को काट लोगे। तो यहाँ पे देखिए यू शब्द है, यू शब्द यहाँ पे पर्सनल, आपका पर्सनल प्रोनाउन है। योर सेल्फ आपका बताओ, योर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है यहाँ पे, योर सेल्फ कौन सा प्रोनाउन है? देखिए ये लिखा हुआ है रिफ्लेक्सिव, ये लिखा हुआ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। और देखिए यहाँ पे व्हाइल शब्द आया हुआ, व्हाइल, तो व्हाइल कौन सा प्रोनाउन है? देखिए जब इसका मतलब बना है, जब संबंधवाचक। नहीं, प्रश्नवाचक शब्द जो बीच में जब आते हैं और जब उसका अर्थ जा से बनता है, जकार जब होता है वो हिंदी में, तब आपका वह संबंधवाचक विषय व्हेन शब्द था यहाँ पे। व्हेन का मतलब यहाँ पे क्या था, जब मैं घबराता हूं तब मैं बात करता हूं स्वयं से, वैसे यहाँ था यू कट योरसेल्फ, तुम स्वयं को काट लोगे जब तुम टमाटर काटोगे, टमाटर काटते समय तुम अपने आप को काट लोगे। यहाँ पे इसका मतलब जब जा से यहाँ शुरू हुआ है, तो उसका मतलब कौन सा प्रोनाउन है ये आपका संबंधवाचक है या रिलेटिव प्रोनाउन यहाँ पे है ये। चलिए एक और देख लीजिए, बस इसमें से एक और देख लीजिए। देखिए आपका हिमसेल्फ है, थर्ड पर्सन है, फीमेल, फीमेल का मतलब होगा स्त्रीलिंग। और हर सेल्फ लिखा है, हर सेल्फ का मतलब लड़के के लिए प्रयोग होता है। शी इंजॉयड, वह आनंद लेती है। हर सेल्फ माने स्वयं में ही, एट द पार्टी माने पार्टी में, एट द पार्टी माने पार्टी में। ही इंजॉयड हर सेल्फ, वह खुद आनंद लेती, खूब आनंद, वह स्वयं में आनंदित रहती है। एट द पार्टी माने पार्टी में। यहाँ पे हर सेल्फ का मतलब क्या हो गया, हर सेल्फ यहाँ कौन सा प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। सी यहाँ कौन सा प्रोनाउन है, सी यहाँ पे जो है पर्सनल प्रोनाउन है, थर्ड पर्सन है। और सारी चीजें आपकी यहाँ से हो गई जी। ज्यादा लगा रहा हूं मैं, इसलिए वही चीजें पुनः यहाँ दिया हुआ है, कोई इसकी आवश्यकता नहीं है। रिफ्लेक्सिव के बारे में आपने पहले ही देखा, वही चीजें पुनः घुमा घुमा के यहाँ दिया हुआ है। आई का माई सेल्फ, यू का योर सेल्फ, यू का जो योर सेल्फ, ही का हिम सेल्फ, अनुवाद यहाँ प्रयोग करके बताया आपको कैसे कैसे क्या होगा। देखिए डिमॉन्स्ट्रेटिव यहाँ है, जिसके बारे में पढ़ा था, डिमॉन्स्ट्रेटिव मतलब क्या होता है, बता दे भाई, कोई बताया था मैंने आप लोगों को, डिमॉन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या होता है? संकेतवाचक या निश्चयवाचक, संकेतवाचक या निश्चय। इसको लाने का उद्देश्य हमारे इतने केवल था बताना आपको कि नजदीक के लिए दिस, दीज, और दूर के लिए क्या लगता है, दीज और दोज लगता है। ये अंतर दोनों में है। दिस ये एक अगर नजदीक आपके तो कहेंगे दिस इज एप्पल, और दूर है तो कहेंगे दिस इज एप्पल। दोज इज, दीज इज एप्पल, दिस दीज और दीज और दोज। कहीं गलत लिखा है क्या है, ये देखिए गलत कर दिया यहाँ पे, अभी तो मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, गलती कर दिया यहाँ पे। बहुत सारी गलतियां आपको मिलेंगे, पकड़ना चाहिए आपको। देखिए यहाँ पे दिस का देखिए दैट होता है, दूर के लिए क्या होता है, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ गलती कर दिया करके, यहाँ गलती कर दी आकर उसने, दिस का दूर के दो, दिस का दूर के दैट होता है, और दिस का दूर के लिए दो, सही लिखा है लेकिन ये गलती कर दिया यहाँ करके। तो संकेतवाचक अथवा जो निश्चयवाचक सर्वनाम आपके जो है दिस और दैट है, दीज और दोज है। बात समझ आ गई आपको? देखिए इंडिफिनिट दिया हुआ है, इंडिफिनिट प्रोनाउन आपके जो है, जो पहले भी पढ़ चुके आप हैं। इंडिफिनिट प्रोनाउन कौन कौन से पहले पढ़ा आपने? देखिए somebody, somewhere, anything, no one, everyone, anywhere, और ये सारी चीजें आपने पहले पढ़ चुका है, तो कोई आवश्यकता इसकी नहीं है। ये भी चीजें आपने पढ़ा आपने है। देखिए इंट्रोगेटिव है ये, एक बार इंट्रोगेटिव जरा देख लीजिए एक बार, यहाँ प्रयोग करके दिखाया बढ़िया से। तो वो सब मैंने कहा था आपको, मैंने हु शब्द के बारे में चर्चा किया था आपको कि हु शब्द कैसे होता है, कब कर्ता होता है, कब आपका जो इंट्रोगेटिव होता है हु शब्द। तो फॉर पीपल, देखिए हुज आर सब्जेक्टिव ऑफ ए वर्ब,
यूज्ड एज द सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, एक कर्ता के रूप में इस्तेमाल होता है। और फॉर द पीपल मतलब लोगों के लिए। देखिए लिखा है हु लव्स पीज, पाइज, हु लव्स, कोई फल उल का नाम हमें लग रहा होगा ये, अब क्या चीज है पता नहीं है। पाइज का मतलब कोई फल का नाम ही होगा उम्मीद करता हूँ। हु ओन स्टरडे, कल कौन जीता, कल। यहाँ देखिए वर्ब है ओन आपका, यहाँ पे यहाँ देखो लव्स वर्ब है। ये देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पे एक चीज विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा, हु के साथ हु जो है कर्ता भी होता है और हु जो है इंट्रोगेटिव भी होता है। किस रूप में, हु अगर पहले आया हो तो कर्ता होगा, हु अगर बीच में आया होगा तो आपका जो है, हाँ एक चीज और यहीं पे गौर करिएगा आप। जो देखिए हु आपका इंट्रोगेटिव यहाँ पे है, लेकिन अगर हु यही बीच में आ जाए वाक्य तब बताओ क्या रहेगा, तो बताए हमको। अगर हु आपके बीच में तब क्या रहेगा? प्रोनाउन सर, कौन सा नाउन? रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा। अगर हु बीच में आ जाए उठ करके ही तो आपका रिलेटिव प्रोनाउन रहेगा। हु पहले है तो आपका जो है सब्जेक्टिव केस में है ये। और यहाँ पे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, तीन चीज आपको जानिएगा, तीन चीज। सब्जेक्टिव केस में केस कौन सा, हु यहाँ आपका, हु का यहाँ पे है सब्जेक्टिव केस है, और हु यहाँ पे क्या है, इंट्रोगेटिव है। और वही हु अगर उठ करके यहाँ आ जाएगा तो आपका जो है रिलेटिव प्रोनाउन हो जाएगा। तो हु के जगह परिवर्तन करने के बाद जगह बदल जाती है, उसका हु का वैल्यू बदल जाता है। यहाँ देखिएगा हुम शब्द है यहाँ पे, हुम वास्तव में हु का ऑब्जेक्ट है। हु वास्तव में क्या है, पीपल के लिए प्रयोग इसका भी होता है, लेकिन देखिए लिखा है यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट। यहाँ देखिए लिखा है यूज्ड एज द सब्जेक्ट, दो चीजें हैं। यूज्ड एज द सब्जेक्ट, यहाँ पे लिखा है यूज एज द ऑब्जेक्ट। फॉर द पीपल यहाँ पे, फॉर द पीपल यहाँ पर, मतलब हु का प्रयोग जो है ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। इसे यहाँ लिखा है यू सा हुम, आपने किसको देखा, यू सा हुम, आपने किसको देखा। यहाँ पे हुम शब्द वास्तव में किस रूप में है, हुम शब्द वास्तव में यहाँ पे एज ए ऑब्जेक्ट। यहाँ पे इंट्रोगेटिव भी है हुम, और क्या है एज ए ऑब्जेक्ट है। देखो यहाँ लिखा हुआ है एज ए ऑब्जेक्ट है। यहाँ देखो यहाँ पे इंट्रोगेटिव शब्द एज ए सब्जेक्ट था ये हु, और यहाँ पे क्या है इंट्रोगेटिव शब्द क्या एज ए ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। तो यू सा हुम, आपने किसको देखा, यू वेंट विथ हुम, आप किसके साथ गए। तो हुम जो होता है तीन जगह भी होता है, बदल भी लेता है आपके रूप में है। इस तरह से देखिए यहाँ पे, देखिए हुम शब्द यहाँ पे क्या है, पोजेशन अर्थ में। यहाँ पे हु शब्द मैंने बताया था कि आपको पॉजिटिव केस आपका हु का, पॉजिटिव केस हु का, सब्जेक्टिव केस हु होता है, ऑब्जेक्टिव केस हुम, पॉजिटिव केस आपका हु का क्या होता है, हुज होता है। तो लिखा है यहाँ पे पॉजिटिव सा पोजेशन, पॉजिटिव केस में लिखता है हुज इज दैट, हुज यह किसकी है। मान लीजिए हम कहेंगे किताब किसकी है, तो क्या करेंगे, हुज बुक दिस, हुज बुक दिस, ये किताब किसकी, मतलब क्या हो गया, किताब किसकी। एक चीज और विशेष रूप जानिएगा, यहाँ पे पॉजिटिव केस में जो भी आपका इंट्रोगेटिव शब्द लगता है उसके साथ कोई न कोई संज्ञा सर्वनाम भी जरूर लगेगा। जैसे मैं कहूंगी कि अपने भाई को बुलाओ, अपने भाई को बुलाओ, अपने शब्द यहाँ पे क्या, अपने शब्द यहाँ पे हिंदी में सर्वनाम है, नहीं हिंदी में आपका संबंधवाचक कारक के रूप में आया हुआ है। नानी ने जानते हैं आप लोग हैं, अपनी बहन नानी ने, अपनी शब्द यहाँ पे क्या है, कोई संबंध कारक है, और उसी को यहाँ पे किस में दिखाते हैं, पॉजिटिव के रूप में यहाँ पेश करते हैं। अपनी बहन के लिए क्या लगाएंगे आप, मेरी लेंगे, मैं माई सिस्टर कहूंगा मैं। तो माई शब्द क्या आपका यहाँ पे, माई शब्द आपका यहाँ पे हुज, जैसे हु का जो है अपने अंग्रेजी हुज होती है। जैसे किसकी किताब है, ये किसकी किताब है, तो हुज इज दिस, हुज इज दिस, ये किसकी है। अगर यहीं पर होता कि ये किसकी किताब है, हुज बुक इज दिस, यह किताब किसकी है। यहाँ पे किताब सब तो है नहीं, वजह से यहाँ पे गायब है। हुज ओन द रेस, हुज ओन, कौन जीता, किसकी जीत हुई, द रेस में, रेस में किसकी जीत हुई। इस तरह के जो शब्द आपके हैं पॉजिटिव केस में हुज जो आपका होता है, पॉजिटिव केस में आता है व्हाट शब्द देखिए लिखा हुआ व्हाट, और ये लिखा हुआ फॉर एनिमल एंड थिंग्स, फॉर एनिमल एंड थिंग्स। अगर कोई निर्जीव चीज कोई है, कोई वस्तु कोई है और कोई पशु कोई है, तो उसके लिए आप जो है हु का प्रयोग नहीं करेंगे। आप नहीं कहेंगे हु इज बफेलो, कहेंगे कभी आप ऊपर कटोरा लगा दूं पानी, आप क्या कभी कह सकते हैं हु इज बफेलो, नहीं कह सकते। उसके लिए आपको व्हाट लगाना पड़ेगा, व्हाट इज दैट, वह क्या है।
आप हु इज दैट नहीं करेंगे। अरे गाय खेत में दिख रही है आपको है, आप कह सकते हैं उसको हु इज दैट, वह क्या है, वह कौन है, नहीं कहेंगे। आप उसके लिए क्या लगेंगे, व्हाट लगाएंगे। व्हाट इज दैट मतलब वह क्या है। हु इज दैट मतलब हु इज दैट नहीं लगाएंगे गाय के लिए, वह कौन है। गाय के लिए जो आप वह कौन शब्द नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, वह क्या है, तो आप कहेंगे दिस इज काऊ, वह क्या है, गाय है। इसीलिए यहाँ पे जानने का निर्जीव चीज के लिए और पशुओं के लिए जो हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। अब देखिए यहाँ पे व्हिच लिखा हुआ, ये भी लिखा हुआ फॉर एनिमल एंड द थिंग, फॉर एनिमल एंड द थिंग्स, लेकिन यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे है, और यहाँ पर किस रूप में आएगा, यहाँ पे पोजेसिव केस में रूप में लगभग आता है। व्हिच इज स्मार्टर, व्हिच इज फास्टर, व्हिच इज बिहेवियर। तो इसके साथ कोई शब्द और जुड़ा नहीं है, इसके साथ कोई शब्द और जुड़ा नहीं है। व्हिच बुक इज, साथ में अगर व्हिच जुड़ जाता है, व्हिच के साथ कोई न कोई किताब जुड़ जाए तो मजा आ जाता है। अभी यहाँ पे कौन सी किताब तुम पढ़ते हो, कौन सी किताब तुम पढ़ते हो, व्हिच बुक डू यू रीड, व्हिच बुक डू यू रीड। कौन सी किताब सबसे सुंदर है, व्हिच बुक इज स्मार्टर, व्हिच बुक इज मोस्ट स्मार्ट, व्हिच बुक इज मोस्ट, कौन सी बुक सबसे अधिक उपयोगी आपके लिए, व्हिच बुक इज यूजफुल फॉर यू। तो व्हिच के साथ नॉर्मली क्या होता है, व्हिच के जहाँ सिंगुलर रूप में यहाँ पे प्रयोग हुआ है, व्हिच के साथ नॉर्मली कोई न कोई सब्जेक्ट, कोई न कोई ऑब्जेक्ट, क्योंकि पॉजिटिव केस में है, कुछ न कुछ जरूर जुड़ा रहेगा। आप जब भी वाक्य बनाएंगे कोई अनुवाद मिलेगा आपको, व्हिच बुक, व्हिच पर्स, इस तरह करके, या जो भी मिलेगा आपको, व्हिच फाइल, इस तरह करके आपको मिलेगा। तो व्हिच के साथ साथ कोई न कोई शब्द, जिससे हुज शब्द आता है यहाँ पे पॉजिटिव केस में था, हुज के साथ भी नॉर्मली जब पढ़ेंगे आप, तो कोई न कोई साथ इसके कोई न कोई कर्म, कोई न कोई संज्ञा सर्वनाम, कोई न कोई ज्वाइन साथ जरूर रहेगा इसके। तो थोड़ा सा हमको इन चीजों पर ध्यान देना आपको यहाँ पे है। चलिए, बहुत लंबा समय हो गया, टाइम बताइए कितना टाइम हो गया, तो टाइम बोल दे। 8:30 8:30 8 बज गया। चलिए देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन एडजेक्टिव यहाँ पे आया हुआ है। डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव आपके जो है कि उसमें था, तो मैंने इसको खोज के रखा था यहाँ से। देखिए यहाँ पे लिखा ईच, एवरी, ये चीज अलग अलग करने वाला जो होता है, आइदर, नाइदर, वन, नन, इस तरह के शब्द जो आपके हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में आपके आते हैं। यहाँ प्रयोग नीचे लिखा, पहले इसके पहले बताया था मैंने आपको कैसे कैसे क्या होता है, तो बहुत मतलब नहीं इसका है। रिलेटिव प्रोनाउन आप जान ही चुके हैं, हु, हुम, व्हिच, व्हाई, व्हेन, सारे शब्द आपके भी पढ़ ही रहे हैं आपने लगातार इसको, हु, दैट, सारी चीजें यहाँ पे लिखा था अलग अलग करके। चलिए, तो क्लास आज की हम यही बंद करते हैं क्योंकि टाइम ज्यादा हो गया। तो आज की कक्षा आपकी यही समाप्त होती है। ये बताइए, कल के टेस्ट में किसी कोई समस्या तो नहीं हुई थी, कल के टेस्ट में? और दूसरा किसके लिए किया है, बताए कोई भाई? नहीं टेस्ट में किसी कोई समस्या? चलिए ठीक, तो क्लास आज की हम यही बंद करते हैं। आज की कक्षा यहीं तक। चलिए ठीक है।